अच्छे हैं सब? बढ़िया है। लोग को देख के लग रहा है वहाँ ठंड शुरू हो गई अच्छी खासी। जी मैम, हल्का हल्का। हम अभी भी पंखा चला के बैठे हुए हैं, यहाँ गर्मी है। ठीक है, चलिए आज का वेबिनार हिंदी विषय है आप लोगों की। जैसे आप लोगों ने कहा था, आज मैंने हिंदी को कैसे पढ़ाया जाए इस पर बेसिकली हम जो छोटी कक्षा के अंदर सिखाते हैं वहां से शुरू करेंगे। जैसे मैंने पहले के सारे विषय लिए कि आप कक्षावार किस प्रकार से करेंगे। ठीक है। पहले मुझे बताइए, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने हिंदी विषय को कॉलेज लेवल तक पढ़ा है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अनम्यूट करके बोल सकते हैं किसने कॉलेज लेवल तक हिंदी विषय पढ़ा है, जिसने व्याकरण पूरा जानते हैं। जो कितने लोग हैं? अच्छा, आपने कौन से क्लास तक हिंदी पढ़ा ये बता दीजिए। हिंदी एज अ सब्जेक्ट पूरा व्याकरण के साथ। सुन पा रहे हैं आप सब मुझे? मैम हम पढ़े हिंदी व्याकरण। कौन सी? हिंदी व्याकरण मतलब पढ़े हैं यूकेजी में। नहीं नहीं, आप आगे नहीं पढ़े होंगे। 8वीं 10वीं तक कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं था? 10वीं तक? 10 तक तो पढ़े हैं मैम। जी। 10th के बाद? 10th के बाद फिर कभी कभी होता था, उसके बाद मैं सीखी अच्छा से। ठीक है, बाकी लोग? हिंदी व्याकरण पढ़े हैं मैम। कौन सी कक्षा तक? 5 में पढ़े हैं। ठीक है, क्योंकि हर क्लास के हिसाब से लेवल होता है, तो आप कितनी गहराई से जानते हैं मैं ये जानना चाहती हूँ, और कुछ नहीं। वैसे मैं शुरू करूंगी, बेसिक से ही शुरू करूंगी, कोई बात नहीं। चलिए, हम सबसे पहले है भाषा। भाषा क्या होती है? हम अपनी बात, अपने विचार, अपनी इच्छाएं, अपनी समझ या हमारी जो भी मतलब हम कहना चाहते हैं, उसको जब किसी दूसरे इंसान को हम मुंह से बोल के कहते हैं, है ना, हमारे आदान प्रदान का माध्यम है। हम जो विचार करते हैं उनको एक दूसरे को देने का माध्यम है, तो उसको भाषा कहते हैं। सबकी भाषा अलग अलग होती है ना। हमने पक्षियों की भी भाषा सुनी है, पशुओं की भी भाषा सुनी, इंसानों की, इंसानों में सब लोगों की अलग। हम जिस देश में जाए हर देश में अलग अलग भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो हम एक अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जो भी इस्तेमाल करते हैं उसको भाषा बोलते हैं। भाषा दो प्रकार की होती है। एक मौखिक जो बोली जाती है, हम बोलते हैं और सुनते हैं। दूसरी लिखित। लिखित और मौखिक भाषा में बहुत अंतर होता है। मौखिक भाषा में बहुत सारे शब्द हम उपयोग में ले लेते हैं, बहुत सारा कुछ बोलते हैं। जब उसको लिखा जाए तो हर चीज सेम वैसी नहीं होती है। लिखने की भाषा बहुत अलग होती है। लिखने की भाषा का व्याकरण पूरा होता है, उसके शब्दों का स्वरूप अलग होता है। अभी एक जोक जैसा है। एक गांव वाले थे, वो शहर से लड़का पढ़ के आया, तो पढ़ लिख के आया, बड़ा थोड़ा वो था, तो वो उसका मजाक उड़ाने के लिए बस ऐसे ही कि तुम लिखना सीख गए, हम जो बोले वो लिख सकते हो? तो बोलता हाँ मैं सब लिखना सीख गया, मैं सब कुछ लिख सकता हूँ। गांव वाले बोलते ठीक है, मैं एक कहानी बोलता हूँ, आप उसको लिखो। तो बोलता ठीक है। वो लिखना शुरू करता है। गांव वाला बोलता कि मैं रास्ते पर जा रहा था, सामने से एक बहुत बड़ा भेड़ का झुंड आया, मैंने बचने की कोशिश की, मैं बच नहीं पाया, फिर मैंने करके सबको हटाया। अब वो यहाँ तक तो लिख लिया वो, लेकिन को वो जिस तरह से बोला उसको कैसे लिखा जाए। तो ये फर्क होता है मौखिक और
लिखित भाषा का हम बहुत सारे शब्द ऐसे बोलते हैं जिसको बोलते जरूर है, लेकिन लेकिन उसका लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हम लिख नहीं सकते हैं, है ना। जी मैम। बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम बता नहीं सकते। मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, अभी गुड़गुड़ क्या होता है, हकीकत ऐसा कुछ होता नहीं है ना। चाय वाय पी लो, चाय जरूर है लेकिन वाय कुछ नहीं होती है, लेकिन हम बोलते हैं, ठीक है। जी मैम। ये पंखा खड़खड़ चल रहा है, ये बस खड़खड़ चलती है ना, वो उसकी आवाज को हम खड़खड़ बोलते हैं एक्चुअली वो, लेकिन हम ऐसा लिख नहीं सकते। तो ये फर्क होता है मौखिक और लिखित भाषा का, ठीक है। उसके बाद आती है बोली। अभी भारत के अंदर एक कहावत है कि यहाँ पर कोस कोस पे पानी बदले, 5 कोस पे बानी। मतलब आप 1 कोस यदि आगे चले जाते हो तो पानी का स्वाद बदल जाता है। ये बताता है कि भारत में मतलब पानी का स्वाद किस पे डिपेंड करता है, उसके आसपास जो भी चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें हैं, उसके हिसाब से पानी का स्वाद होता है, क्योंकि पानी में सारी चीजें मिल जाती है, ठीक है। जमीन से पानी निकलता है, और जमीन जैसी होगी वैसा पानी, वहां के पत्थर, वहां के पेड़ पौधे, सब चीजों का असर पानी पे होता है। तो भारत इतना विविधता सभर है। हमारे यहाँ पे एक तरफ राजस्थान में जहाँ पे रेगिस्तान है, तो दूसरी तरफ दूसरे कोने में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होने वाला प्रदेश है। हिमालय दुनिया का सबसे ऊंची चोटियां हमारे यहाँ पे, तो समुद्र के बराबर तल में हम साउथ में, दक्षिण दिशा में, मतलब तो इतनी सारी विविधता है। तो यहाँ पर सिर्फ जमीन की विविधता नहीं, कोस पे पानी बदलता है, जैसे ही 5 कोस यदि आप आगे चले जाते हैं तो बानी, बोलने का तरीका बदल जाता है, ठीक है। अभी ये क्यों होता है आप खुद भी जानते होंगे, आप जहाँ पे रहते हैं वहां जिस तरह से आप भाषा बोलते हैं, यदि आप किसी और शहर में जाएंगे तो बोलने का तरीका बदल जाता है। मैं भी जब आपसे बात करती हूँ तो आपको मेरी भाषा अलग लगती होगी, बहुत सारे शब्द हैं जो मैं उपयोग करती होंगी तो आपको थोड़ा सा अजीब लगता होगा, डेफिनेटली, क्योंकि आपका और हमारा बहुत डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा दूर है हम लोग, तो भाषा में बहुत ज्यादा अंतर मिलेगा। लेकिन क्योंकि हम जो जनरली किताबों में जो भाषा पढ़ते हैं, अखबारों में जो भाषा पढ़ते हैं, मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ, और आप लोगों ने वो भाषा पढ़ी हुई है, इसलिए आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो बोली जो किसी स्थानीय जगह पर, किसी क्षेत्रीय जगह पर बोली जाती है, ठीक है। हमारे यहाँ गुजरात के अंदर यदि इंसान कुछ बोलता है तो उसके बोलने से पता चलता है कि वो गुजरात के कौन से हिस्से से, वो उत्तर गुजरात से है, वो दक्षिण गुजरात से है, वो पूर्व गुजरात से, या वो सेंटर अहमदाबाद से है, या वो पश्चिमी गुजरात से है। सबके बोलने के तरीके लगे, हम 2 शहर यदि दूसरे दूर चले जाएं तो बोलने का तरीका बदल जाता है। तो बोली होती है ये, शब्दों का उपयोग किस प्रकार से बोला जाता है, बोलने का लहजा, हर चीज का असर होता है लोगों का। एक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ करके एक राइटर हो गए हैं इंग्लिश के, शायद आपने किसी ने सुना हो उनके बारे में, पता नहीं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक नाटक लिखा था। उस नाटक के अंदर जो नाटक का जो मतलब मेन कैरेक्टर है वो एक लेखक है। वो लेखक ये कहता है कि मैं किसी भी इंसान को उसके बोलने के तरीके से मैं बता सकता हूँ कि वो शहर के कौन से इलाके में रहता है, कौन सी गली में रहता है, यहाँ तक बता सकता हूँ। मतलब भाषा का कितना प्रभाव होता है, किस तरह से लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। वो बोले मुझे उन सब की जानकारी है। फिर वो उसके किसी दोस्त से शर्त लगवाता है, और कोई एक लड़की वहां पे वो कुछ सामान बेच रही होती है, उस लड़की के ऊपर वो लोग शर्त लगाते हैं कि चलो तुम इस लड़की को यदि बदल के बता सकते हो और इसको ऐसी भाषा सिखा सकते हो कि लोग पहचान ना सके, तो वो बोलता है ठीक है, वो शर्त को ले लेता है। और फिर पूरा नॉवेल उस पे वो उस लड़की को वो भाषा बोलना सिखाता है जो राजा के दरबार में, जो मतलब वहां पे मेन होते हैं, उनके दरबार में जो लोग बोलते हैं, जो अमीर लोग बोलते हैं वो भाषा उस तरीके से, ठीक है। वो उसको सिखाता है, कुछ महीने होते हैं, और कुछ महीने बाद एक वहां पर कोई बड़ी पार्टी होती है, तो उस लड़की को वो वहां पर लेकर जाता है, बिल्कुल सजा धजा कर, जैसे अमीर राजकुमारियों की तरह। और वो वहां पे जब बोलती है तो कोई पता नहीं लगा सकता है कि वो एक मतलब सामान बेचने वाली छोटी सी गरीब मतलब छोटे किसी इलाके की गरीब लड़की है, वो उसको ऐसी भाषा सिखाता है। तो ये अंतर होता है मतलब बोली का हर जगह का, तो हर जगह की भाषा में फर्क होता है, ठीक है। जब हम बच्चों को सिखाते हैं तब वो कौन सी बोली बोलते हैं, किस जगह से आते हैं, उसका उनके बोलने चलने पर बहुत ज्यादा फर्क होता है। आपकी क्लास में यदि 30 बच्चे हैं तो कौन किस एरिया में रहता है, किसके घर में कैसे लोग हैं, वो लोग क्या काम करते हैं,
जिस तरह की वो बातें करते हैं वो बच्चे का भी इम्पैक्ट आएगा आपकी क्लास में बात पे। एम आई राइट? आप जी लोग मैम। इस बात को महसूस करते होंगे, सही है? जी जी मैम। तो ये बोली होती है, स्थानीय प्रभाव होता है जो उनके तरीके से, ठीक है। अभी उसके बाद आती है मानक भाषा। मानक भाषा मतलब जो मैंने कहा, जैसे अखबारों में हम पढ़ते हैं, जो साहित्य जिसमें लिखा जाता है। राजभाषा मतलब जहाँ पे राजकाज काम होते हैं, आप यदि सरकारी में किसी जगह कोई एप्लीकेशन दे रहे हैं, कोई बात बता रहे हैं, तो जो बहुत सारे लोगों तक पहुंचने के लिए जो माध्यम होते हैं, उन सब पे जिस भाषा का उपयोग होता है वो है मानक भाषा। मानक भाषा जो होती है उसका एक पूरा ग्रामर होता है, उसके पूरे नीति नियम होते हैं, हर एक वर्ण का, हर एक शब्द का, हर एक वाक्य का, कौन सी चीज कब कहाँ पे कैसे यूज की होगी, उसके सारा नियम होते हैं। तो ये मानक भाषा होती है जिसका लिखित रूप होता है, साहित्य उसके अंदर बहुत सारा होता है, सारा कुछ साहित्य उसी भाषा में उन्हीं शब्दों का उपयोग करके वैसे ही लिखा जाता है। तो हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी मानक भाषा जो है वो खड़ी बोली कही जाती है। हम जो बोलते हैं, हम जो लिखते हैं, जो अखबारों में लिखी जाती है, हम जिसका ग्रामर पढ़ने वाले हैं, उसको खड़ी बोली कहते हैं। इसके अलावा हिंदी के बहुत सारे रूप हैं, है ना। जैसे उत्तर प्रदेश में ब्रज भाषा हो जाती है, वो राजस्थान में राजस्थानी, तो उनके अपने शब्द, उनके अपने तरीके आ जाते हैं। लेकिन बेसिकली हिंदी के ये स्वरूप है, सारी ये बोलियां हैं। बुंदेलखंड में चले जाओ तो बुंदेली बोली जाती है ना। आप आपके झारखंड में भी भाषा थोड़ी अलग होती है हिंदी बोलना। तो आप जैसे जैसे बदलेंगे जगह, वैसे वैसे उसका स्वरूप बदलेगा। तो जो मानक भाषा है हमारी वो खड़ी बोली है, ठीक है। वो हिंदी का स्वरूप है खड़ी बोली, उसमें हम लोग हिंदी करते हैं। अभी इसके बाद आती है लिपि। लिपि आ, लिपि इस तरीके से कि जब पहले के जमाने में हम मतलब जो पाषाण युग या उसके बाद के जितने युग के जो भी लोगों के बारे में जानते हैं, तो हम हिस्ट्री से पढ़ के आए हैं कि वो लोग पहले चित्र बनाते थे, क्योंकि शब्द जब नहीं बने थे उनको चित्र बनाना आता था। तो वो चित्रों के द्वारा अपनी बात, अपने विचार दूसरों को समझाते थे, तो चित्रों के द्वारा चलता था। फिर धीरे धीरे चित्रों को, मतलब हमारी जो ध्वनि है उसको किसी चित्र का स्वरूप दिया गया, और उस चित्र के बाद उसके चिन्ह बन गए, ठीक है। तो ध्वनियां जो है उसके लिए हम जैसे क बोले तो हम लोगों को पता है कि हम हिंदी में क कैसे लिखते हैं, हम इंग्लिश में क के लिए के कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये उसका स्वरूप होता है लिखने का। तो जब भी किसी भाषा को, हर एक अक्षर को जब लिखा जाता है, जिस स्वरूप में जो लिखने होता है उसको लिपि कहा जाता है। तो हमारी जो हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि थी, जिसमें संस्कृत से पहले, मतलब संस्कृत जिससे आई है, ब्राह्मी लिपि थी। ब्राह्मी से हमारी हिंदी में हमने लिपि ली है। हिंदी भाषा अलग है, लिपि उसकी देवनागरी है। लिपि को देवनागरी कहा जाता है। जो हम क ख ग, हम हिंदी देवनागरी में लिखते हैं। हम संस्कृत जो है वो देवनागरी में लिखते हैं, है ना। आप संस्कृत के क ख ग भी सेम होते हैं हिंदी के जैसे, तो संस्कृत देवनागरी में लिखी जाती है। इसके अलावा मराठी भाषा वो भी देवनागरी में लिखी जाती है, ठीक है। तो ये लिपि है देवनागरी, उसी में सारा लिखा जाता है। क्लियर है सबको लिपि क्या है? जी मैम। जी मैम। हमने भाषा देखा, हमने बोली देखा, हमने मानक भाषा देखा, हमने लिपि समझा, ठीक है। ये मैं बेसिक आपको सिखा रही हूँ इसलिए कि पहले आप इसके कंसेप्ट को समझें। हम बच्चों को शायद इतना डिटेल में हमको नहीं बताने, लेकिन आपको यदि कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप बच्चों को आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। अभी जो मानक भाषा होती है उसका व्याकरण होता है, मैंने कहा। तो व्याकरण के मुख्य 3 अंग होते हैं। वर्ण विचार। विचार हाँ। मतलब हम इसको अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वर्ण मतलब जैसे मैंने कहा क, तो हम उसको कैसे लिखते हैं। मैंने कहा च, तो च को हम कैसे लिखते हैं। जितने भी उच्चारण हमारे गले से निकलते हैं उन सारे उच्चारणों को हमने लिपिबद्ध किया है, हमने उसको लिखा है। तो किस उच्चारण को किस प्रकार से लिखा जाएगा, जो हम बच्चों को सिखाते हैं, क ख ग स्वर और व्यंजन सिखाते हैं, ये वर्ण विचार है। कि हम हिंदी में यदि म लिखना है तो हम हिंदी में किस तरीके से लिखेंगे, यदि हमको प लिखना है तो हम कैसे, ये सारे आवाजें जो हमारे गले से निकलती है वो कैसे लिखी जाएगी। तो ये वर्ण विचार हर एक भाषा का पहले वर्ण विचार थे। अंग्रेजी के अंदर हम देखें तो हम ABCD 26 अक्षर है ना। हमारे हिंदी में टोटल 52 हो जाते हैं। अंग्रेजी का 26 से काम चलता है, हम 52 में जाते हैं। हमारा सिस्टम अलग है, उनका सिस्टम अलग, लेकिन आवाज तो गले से वही निकलती है सारी।
ठीक है। इसके बाद संस्कृत में कुछ और बढ़ जाते हैं, संस्कृत के थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं, कुछ एक संस्कृत में कम है जो हिंदी में है संस्कृत में, तो ऐसे कुछ बदल जाते हैं। ठीक है, तो हर एक भाषा के वर्ण होते हैं, उसका एक नियम होता है। उसके बाद होता है शब्द। जो वर्ण होते हैं उनको मिलाकर शब्द बनता है, और शब्द हमेशा कोई सार्थक मतलब होगा, उसका कोई अर्थ निकलता होगा तो वो शब्द बनेगा। बहुत सारी बार ऐसे होते हैं कि निरर्थक शब्द भी होते हैं, लेकिन हम उसके अर्थ को किसी और चीज से जोड़कर उसका अर्थ बना लेते हैं, इसलिए वो हो जाते हैं। तो शब्द वर्णों का समूह। हमारे यहाँ पे वर्ण के साथ मात्राएं लगती है, अंग्रेजी के अंदर कोई मात्रा का नियम नहीं है, लेकिन वहां पे एक वर्ण के बाद दूसरा वर्ण उपयोग में होता है। हमने इंग्लिश के साथ सीख लिया AE IOU के नियम, ठीक है, वो उनका तरीका है। हमारा जैसे हमारा हिंदी के अंदर मात्राएं लगती है, वैसे ही संस्कृत में मात्राएं लगती है। हम गुजराती पढ़ते हैं, उसमें भी मात्राएं लगती है। मतलब आप यदि हिंदुस्तान की बहुत सारी भाषा देखें तो सबके तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन मात्राओं का कंसेप्ट हमारे यहाँ पे लगभग सभी भाषा में होता है। ठीक है, तो शब्द विचार जो इनको जोड़ के शब्द बनाते, तो कैसे शब्द बनेंगे? आपने पढ़ा होगा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, है ना, जो संस्कृत से एज इट इज लिए वो तत्सम शब्द। और तद्भव मतलब जिसमें कुछ चेंज करके जिसके रूप बदल गए समय के साथ, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे विदेशी शब्द होते हैं जो दूसरी भाषा से एज इट इज ले लिए, जैसे बिस्किट। बिस्किट का हिंदी किसी को पता है? बिस्किट खाते हैं हम। केक, केक का हिंदी है कुछ? है? नहीं। नहीं है। हम केक को केक ही बोलते हैं, हम बिस्किट को बिस्किट ही बोलते हैं। हमने इन शब्दों को अपने इसमें ले लिया है ना। ये बाहर की चीजें हैं। जब अंग्रेज यहाँ पे आए, वो अपने साथ अपना खाना लाए, तो उनके जो खाना था उसका नाम हमने एज इट इज ले लिया है। वैसे ही आप घी का अंग्रेजी जानते हैं? घी का घी। घी का घी, क्योंकि अंग्रेज लोग घी बनाते ही नहीं है, वो लोग बटर यूज करते हैं। वो लोग घी बनाते ही नहीं है, वो लोग मक्खन ही, मक्खन से आगे चलते ही नहीं, उनको पता ही नहीं है मक्खन के बाद उसको क्या घी कैसे बनता है। उनके सिस्टम में ही नहीं है घी, उन्होंने शायद देखा ही नहीं हो जिंदगी में, यहाँ आके खाया होगा तो जो आए होंगे, बाकी घी का सिस्टम वहां पे नहीं है। वो सिर्फ मक्खन खाते हैं। घी हम लोग बनाते हैं, घी हम खाते हैं, तो घी उनके पास है ही नहीं। तो अंग्रेजी में घी के लिए कोई शब्द नहीं है। छाछ, तो उसका भी छाछ, नहीं है मिल्क। छाछ के लिए कोई शब्द नहीं, वो लोग उसको बटर मिल्क बोलते हैं। जब बटर निकाल लेते हैं तो जो बाकी बच जाता है वो मिल्क, अंग्रेजी में उसको बटर मिल्क कहा जाता है, लेकिन छाछ के लिए कोई शब्द नहीं है। तो हर एक भाषा के अंदर दूसरी भाषाओं के शब्द एज इट इज लिए जाते हैं, तो ये सारे शब्द विचार हर एक भाषा के अंदर आते हैं। ठीक है, हिंदी में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मैं इसमें बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि हमको ये बच्चों को इतना सारा नहीं सिखाना, इसलिए मैं थोड़ा सा आपसे सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, हम इसके अंदर प्रयोग में आने वाले जो शब्द हैं उसके नियम, उसके लिए हम डिटेल में जाएंगे। वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, है ना। शब्दों का जो मतलब बाइफिकेशन होता है उसमें बहुत सारे तरीके, तो ये हम उसके लिए डिटेल में जाएंगे जो हम ग्रामर में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बाकी सारे प्रकारों को हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद आता है वाक्य विचार। वाक्य विचार मतलब कोई भी वाक्य कैसे बनेगा, पहले क्या आएगा, कर्ता, कर्म, क्रिया, है ना। हमारा हिंदी और अंग्रेजी दोनों का सिस्टम अलग होता है। सबसे पहले कर्ता, दोनों में पहले कर्ता आता है। लेकिन हम जैसे सपोज मैं स्कूल जा रही हूँ, ठीक है, उसको अंग्रेजी में करेंगे तो आई एम गोइंग टू स्कूल। मैंने हिंदी में लिया तो मैं के बाद स्कूल आया, है ना। मैं पाठशाला जा रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, तो वो पहले आया। जा रही हूँ क्रिया बाद में आई, है ना, कर्म। लेकिन अंग्रेजी के अंदर मैं सब्जेक्ट पहले आ गया, गोइंग टू, आई एम गोइंग टू, तो गोइंग टू क्रिया पहले आई और उसके बाद स्कूल बाद में आया। तो ये हर एक भाषा का एक अपना तरीका होता है कि वाक्य कैसे बनेगा, है ना, वाक्य कैसे फॉर्म होगा। अंग्रेजी के अंदर यदि क्वेश्चन बनाना है तो आप ईज को आगे ला दो, आर को आगे ला दो, तो प्रश्न बन जाता है। आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदी में उसके लिए एक शब्द है, क्या आप जा रहे हैं। ठीक है, हम इस तरह से बनाते हैं। तो हर एक के नियम होते हैं कि कौन सा वाक्य किस प्रकार से बनेगा, वाक्य में पहले क्या आएगा, पीछे क्या आएगा। और वाक्य के अंदर भी कोई भी शब्द जोड़ के नहीं बनता है, वाक्य एक
सार्थक शब्दों का समूह होता है कि सारे शब्द मिलाने के बाद उसका कोई एक अर्थ बनना चाहिए, तब वो वाक्य कहलाता है। आप कोई भी 2-4 शब्द ऐसे ही जोड़ के कोई वाक्य नहीं बना सकते, ठीक है। फिर उसमें पीछे है, था, गा वगैरह आएगा, जो हमको बताएगा कि वो कौन से काल में जो भी क्रिया हो रही है वो कौन से काल में हो रही है, भूतकाल में, भविष्य काल में, वर्तमान में, वो चीजें पता चलती है, ठीक है। तो ये सारे नियम होते हैं, ये व्याकरण होता है। वर्ण से शुरू होके वाक्य विचार तक, फिर वाक्यों के बाद उसके आगे चलता है कि वो कविता है, कहानी है, निबंध है, वो उसके बाद के स्टेजेस है। बेसिकली मेन ये 3 चीजें होती है जिसके ऊपर व्याकरण निर्भर करता है, ठीक है। क्लियर है सबको कंसेप्ट? जी मैम। ये सारा आपकी जानकारी के लिए था, हमको ये बच्चों को नहीं बताने, लेकिन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। हाँ, हमको बच्चों को ये बताना है कि हम जो लिपि लिख रहे हैं वो देवनागरी है, हमारी लिपि में कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, व्यंजन क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, ये हमको बच्चों को पढ़ाना होगा। हम बच्चा पहली कक्षा में है, हम उसको सिर्फ पहचान करवा दें, ठीक है, लेकिन जब दूसरी तीसरी में आता है, जब हम उसको पढ़ाना शुरू करते हैं, हम उसको मात्रा शुरू करते हैं, तब हमको उसको सिखाना है कि मात्रा कैसे लगती है, क्यों लगती है, स्वर क्या है, ये क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें बच्चों को समझाना है हमको, ताकि उनको याद रहे। आप सबको पता होगा हिंदी की वर्णमाला है ये, ठीक है। जी। ये जो हिंदी संस्कृत जो ये देवनागरी जो बनी है, बहुत ज्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज है, विज्ञान आधारित लैंग्वेज है। कैसे, मैं बताती हूँ। पहले तो ये देख लीजिए कुल वर्णों की संख्या क्या है। वर्ण मतलब आप समझ गए, एक आवाज जो हमारे गले से निकलती है, उस आवाज को हम कैसे लिखते हैं, वो वर्ण। वर्ण क्या है, क्लियर है? कोई भी आवाज जो हमारे मुंह से निकलती है, उस एक आवाज को हम किस प्रकार से लिखते हैं, वो वर्ण कहा जाता है, ठीक है। उस वर्ण के अंदर हमारे इसमें कुछ बाइफर्केशन है, कुछ उसमें मतलब बदलाव, अलग अलग भाग हैं। स्वर, हिंदी में स्वर 11 है। आप ऊपर देख रहे हैं, अ आ ई उ री, ए आई ओ औ, ठीक है। अभी इस स्वर के अंदर भी इसको डिटेल में जाओ तो इसमें 3 या 4 ह्रस्व है, फिर बाकी दीर्घ है, ठीक है। उसको वो हम उतनी डिटेल में नहीं जा रहे इतने ग्रामर में। ये 11 स्वर है। अभी आप बोलेंगे अम और अह रह गया, वो अभी आगे आएगा। एक्चुअली अम और अह, जो विद्वान लोग हैं वो लोग अम और अह को स्वर में गिनती नहीं करते हैं, उसको आयोगवाह कहते हैं। वो पूरी तरह से स्वर नहीं है उनके अनुसार। अभी स्वर एक्चुअली होते क्या है, स्वर ऐसी आवाजें हैं जो हमारे मुंह से जब निकलती है, तब हमारा मुंह का कोई भी अंग हवा, उसकी हवा को टकराता नहीं है। एक्चुअली स्वर सीधे गले से आवाज जो मतलब हवा है, बिना किसी रोक टोक के बाहर आ जाती है। जिसको बोलते वक्त हवा बिना रुके, सांस हमारी मतलब बाहर निकलती, तो बिना रुके कहीं बिना टकराए बाहर आती है, उसको स्वर। आप बोल के देखिए, अ, आपको कहीं चेहरे को कोई वो मतलब गले में कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। अ आ ई उ री, ए आई ओ औ, ठीक है। ये सीधी आवाजें निकलती है। इसके बाद आते हैं व्यंजन। व्यंजन 33 है, ठीक है। 33 के अंदर भी जो पहली 5 लाइनें हैं, जो क, च, ट, त, प इससे शुरू हो रही है, ठीक है। ये जो 5 लाइनें हैं, इसका हर एक जो लेटर है, जैसे क ख ग घ, है ना, ये सारे निकलने की जगह एक है। ये सारे अक्षर जब बोले जाते हैं तो वो जहां से शुरू होते हैं, गले में से, शरीर से निकलते हैं, उनकी जगह एक है, इसलिए इनको एक लाइन में रखा है। ये जो क ख ग घ अंग है, वो सीधा गले से निकलता है, उसके लिए आवाज सीधी गले से बाहर आती है, हवा सीधी वहां से आती है, ठीक है। च छ ज झ, च छ ज झ जो होता है, उसको तालव्य, तालू से आवाज आती है। ये हमारा जो मुंह के अंदर की ऊपर का हिस्सा होता है, वहां से आवाज निकलती है। ट ठ ड ढ मूर्धन्य है, तालू के थोड़ा सा आगे लेकिन दांतों से थोड़ा पीछे, है ना। उसके बाद त थ द ध, ये दांतों के ऊपर जो दांतों के हिस्से जो मसूड़े होते हैं, वहां पे टकरा के फिर आवाज आती है। आप बोल के देखेंगे तो पता चलेगा। त, आपकी जुबान वहां टच होती है,
है ना, त थ द ध। जो प फ ब भ ये ओष्ठ होठ के अक्षर है। होठ बंद होते हैं, होठ जब बंद होते हैं तभी इसकी आवाज आती है। आप देखना जो लोग तुतलाते हैं वो पर्टिकुलरली ये चार नहीं बोल पाएंगे। जिसको कहीं पे होठ पे कुछ लग गया है तो ये चार बोलने में वो आवाज बदलेगी। अभी जिसको मतलब कुछ और तुतलाते हैं वो लोग त थ द ध नहीं बोल पाते, क्योंकि वो दांतों के ऊपर उनकी जुबान नहीं लगती है। तो वो कुछ भी मतलब फिजिकल कोई तकलीफ होती है तब ये चीजें आती है। मतलब कौन कौन से शब्द नहीं, तो ये सारे शब्द नहीं बोले जाएंगे जिससे नहीं हुआ तो। ठीक है, तो ये सारे ओष्ठ शब्द होठों से निकलते प फ ब भ। उसके बाद य र ल व ये अंतस्थ है, वो अंदर से आवाज आती है। श श स स ये ऊष्म व्यंजन, ये इसको बोलने से गर्मी पैदा होती है। बहुत मतलब हवा जब निकलती है वो गर्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है क्ष त्र ज्ञ और श्र। ये चार संयुक्ताक्षर है। जो क्ष है वो क और श को मिलकर बना है। क व्यंजन और श षटकोण का श व्यंजन, ये दोनों मिलके क्ष बना है। जब आप उसका इंग्लिश में स्पेलिंग लिखते हैं, जैसे मेरे ही नाम में आता है पिनाक्षी, तो मैं KSHI लिखती हूँ पीछे। ठीक है, तो वो KSH क और श को मिला के क्ष बना है, ये संयुक्ताक्षर है। वैसे ही त्र, त्र किससे मिल के बना है? त्र किससे मिलके बना है? टी से, टी आर टी और टी त, आर ई त और र, त और र से मिलके त्र बना है। जी बिल्कुल, त और र से मिलके। अभी ज्ञ, ज्ञ किससे बना है? क्या बोले मैं? ज्ञ, ज्ञ, ज्ञानी का ज्ञ। या से जार नो से वैसे हाँ, इसके दो हैं। मैंने भी बहुत सारा सर्च किया। कहीं पे ग और य को बोलते हैं, कहीं पे ज और न्य को मिला के बना है। कुछ जगह मैंने देखा कि ज और न्य को मिला के, क्योंकि हम जब टाइप करते हैं आप ज लिखिए और फिर उसको हाफ करिए या उसको बैक आइए, तो वो उससे बैक जाएगा तो वो ज पे जाएगा। हलंत वाला ज होता है। ठीक है, वैसे बोलने के उच्चारण के हिसाब से ग और य, आधा ग और य इसको मिलके। ठीक है, उसके बाद है श्र। श्र किससे मिलके बना है? का अभी नया लगा दो सब चलो। का सा श्र, श्रमिक का श्र किससे मिलके बना है? स और र। श और र, है ना? जी श, हाँ। श शक्कर का श और र दोनों मिलके श्र बना हुआ है। ठीक है, तो ये संयुक्ताक्षर हुए, दो अलग अलग व्यंजनों को मिला के बने हुए। उसके बाद है आयोगवाह, अम और अह। अम और अह स्वर में नहीं आते, लेकिन वो उसको अलग, वो व्यंजन में भी नहीं आते हैं। वो व्यंजन से भी अलग है लेकिन स्वर से भी अलग है, लेकिन हम फिर भी स्वर के साथ उसको लेते हैं। हम आधे लोग उसको स्वर में गिनती करते हैं, आधे लोग नहीं करते हैं। लेकिन हम जब हिंदी में लिखते हैं, जबकि स्वर कितने, तो 11 लिखे जाते हैं। और इसमें अम जो है इसको अनुस्वार या चंद्रबिंदु कहा जाता है, और अह को विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग शायद आपने पढ़ा होगा संस्कृत, यदि आप में से कोई लिखता है तो जब दो बिंदी लगाते हैं, जैसे दुख लिखते हैं हम, तो दुख के बीच में दो बिंदी लगती है ना, वो विसर्ग कहा जाता है। तो ये जो अह है वो विसर्ग है। ठीक है, उसके बाद आगत स्वर। आगत स्वर मतलब ऐसा स्वर जो हिंदी में नहीं है लेकिन किसी और भाषा में से लिया गया है। हम लोग इसका उपयोग बहुत सारा करते हैं, हम लोग कभी सोचते नहीं है, लेकिन ये है ओ। किस में आएगा? बॉल। हिंदी में ओ की मात्रा है, ओ की नहीं है ना? लेकिन ये ओ स्वर हम लोग हिंदी में बोलते हैं, लिखते बहुत सारी चीजों में, क्योंकि बहुत सारे शब्द हमने ले लिए हैं वैसे ही अपनी भाषा में, तो उसके साथ में हमने उसका स्वर भी लिया है ना? टॉकीज, बॉल, ऑल, तो ऐसे शब्द जब लिखते हैं तो हम ऊपर एक मतलब ऐसा सी, उल्टा सी जैसा बनाते हैं, टेढ़ा सी जैसा, वो ये आगत स्वर है। और आगत व्यंजन, दो और व्यंजन है कि जिसको हमने उर्दू फारसी से लिया है। फारसी भाषा या उर्दू भाषा के शब्द जब हमारे यहाँ आते हैं तो नीचे नुक्ता लगता है,
उर्दू और फारसी आपने लिपि देखी होगी, उसमें बहुत सारे अक्षर होते हैं जिसमें नीचे एक बिंदी लगती है, उस बिंदी को नुक्ता कहा जाता है। तो जो भी शब्द हमने फारसी या उर्दू से हमारी भाषा में लिए हैं, जैसे कागज, इसको कागज नहीं बोलते, इसको कागज बोलते हैं, ठीक है, तो नीचे नुक्ता लगता है, तो ये फ है। उसके बाद जो है वो नीचे नुक्ते वाला, हमारा जो है वो फूल का फ आएगा, उसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते तो आप PHOOL फूल लिखेंगे, है ना, लेकिन फरेब तो वो उर्दू शब्द है, तो वहां पे F आएगा, ठीक है। ये फर्क है हमारा फ और फ में, उच्चारण में पता चलता है फ, है ना, प फ वाली लाइन में जिसमें होंठ बंद होते हैं फ, और ये फ जहां दांत होंठ को लगता है, ये फर्क है। तो ये आगत व्यंजन है। इसके अलावा दो और ऐसे व्यंजन हैं जो हिंदी के अंदर है, इसको द्विज व्यंजन बोलते हैं। आप तीसरी लाइन में ट वाली लाइन में पीछे देख रहे हैं ड और ढ जिसके नीचे बिंदी लगी है ना, हम इसको पेड़, पढ़ इसमें उपयोग करते हैं, सही है, करते हैं, यस और नो। पेड़ तो हम नीचे बिंदी लगाते हैं, चढ़ तो नीचे बिंदी लगाते हैं, सीढ़ी ढ में नीचे बिंदी लगाते हैं, ठीक है। तो ये दो द्विअक्षर मतलब द्विज व्यंजन कहे जाते हैं जो हिंदी के अंदर एक्स्ट्रा है, ये संस्कृत में नहीं है लेकिन हिंदी में है। इन सबको मिला के टोटल हमारे होते हैं 52 व्यंजन, है ना। इस तरीके से हमारे पास 52 व्यंजन है, ये हिंदी के बेसिकली व्यंजन। सबको क्लियर है, यस और नो? यस मैम। आपको बच्चों को यहीं से शुरू करना है, यही पढ़ाना है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। सबको क्लियर हो गया है? जी। ठीक है, तो आगे बढ़े। अभी हम स्वर और व्यंजन जी, को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने पहले ही बताया, जैसे स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप में होता है उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है। आ ई हमने सारे स्वर देखे। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है। व्यंजन कभी भी अकेला हम नहीं उपयोग में लाते। हम जैसे यदि आप व्यंजन अकेला बोलेंगे तो कैसे बोला जाएगा? क, ख, ग। पीछे अ का उच्चारण नहीं बोलेंगे तो आवाज इस तरीके से आएगी, ठीक है, क, ख, ग। मैं पीछे अ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जब मैं बोल रही हूँ क, तो मैं क के पीछे अ बोल रही हूँ, तब वो पूरा होता है। उसके बिना वो अधूरा है, वो आधा होता है। जब पीछे अ लगता है तब कोई भी वर्ण पूरा होता है, कोई भी व्यंजन पूरा होता है, ठीक है। अभी मैंने कुछ एक कविताएं ढूंढी है। जब भी आप बच्चों को स्वर और व्यंजन सिखाते हैं तो कुछ कविताएं कुछ ऐसी लीजिए कि जिससे बच्चे को मजा आए। एक स्वरमाला गीत है, आप इसको अपनी कक्षा में उपयोग कर सकते हैं। अनार के दाने लाल लाल, आम खाते मिट्ठू लाल, इमली खट्टी मीठे बेर, ईख खेत में घुस गया शेर, उल्लू की है आंखें गोल, ऊन का गोला होता गोल। अभी जब आप ये स्वर बोलते हैं तो जो छोटी मात्रा हम जहां लगाते हैं उसको बहुत कम सेकंड के लिए, बहुत कम समय के लिए बोला जाता है, लेकिन जो बड़ी मात्रा वाले स्वर है उसके उच्चारण में थोड़ा समय लगता है। जैसे ऊ, ऊ, उल्लू, ऊन, बोलने से पता चलता है ना। बच्चे हमेशा बोलते हैं कि हमको पता नहीं चला कि यहाँ छोटा आएगा कि बड़ा, तो उनको बोलिए बोल कर देखिए, समझ में आएगा कौन सी मात्रा आएगी, कौन सा स्वर आएगा, वो बोलने से पता चलता है, ठीक है। वैसे ही इमली, ईख, इमली का ई बोलने में समय कम लगा, ईख उसका ई बोलने में समय ज्यादा लगता है। एम आई राइट? समझ पा जी रहे हैं आप मैम। इसको? जी मैम। जी इस फर्क को समझ गए? यदि आप इस फर्क को समझेंगे तो ही आप बच्चों को समझा पाएंगे। तो छोटे और बड़े का फर्क ये होता है, ई। जब भी आप बच्चों से बुलवाएं तो आप ध्यान दीजिए कि बच्चा बड़ी ई के टाइम बड़ी ई बोले और छोटी ई के टाइम छोटी ई बोले। ई उ, ठीक है। तो ये एक कविता है, आप
बच्चे को पूरी याद करवा सकते हैं, सारे स्वर एक साथ याद हो सकते हैं। और ये इस तरीके से कि बच्चों को थोड़ा सा मजा भी आएगा, उसको आप अपने हिसाब से कोई भी लय दे दीजिए और बच्चों को करवाइए। वैसे ही व्यंजनमाला गीत है, मैं एक दो लाइन बताती हूँ। कबूतर करता गुट्टर गूं, खरगोश के सिर में खुजली क्यों, गमले में है सुंदर फूल, घड़ी कहे जाओ स्कूल। ठीक है, ये बच्चों से रिलेटेड चीजें हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा मजा आएगा। इसमें हर एक पहला पहला जो अक्षर है वो व्यंजन, सारे व्यंजन लाइन से आते हैं। तो यदि बच्चे ने लर्न कर लिए तो पूरा क से ज्ञ तक उसको याद हो सकता है। ठीक है, क्लियर है सबको? जी मैम। उपयोग में कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं अपनी कक्षा में। जी मैम, ले जी सकते मैम। हैं। ठीक है। उसके नीचे मात्राओं के ये भी दिए, यदि आप इसकी प्रिंट आउट निकाल सके और क्लास में लगा दे तो भी अच्छा है, या बच्चे कुछ चार्ट पेपर पे लिख के लगा दे तो वो लोग याद कर लेंगे। ठीक है, वैसे ही और भी है। ये जो है अ से अनार आ से आम, ये मैं सीनियर केजी के बच्चों को सिखाती थी और बच्चे बहुत मजे से गाते थे, उनको बहुत मजा आता था। अ से अनार, आ से आम, करो समय पर सारे काम, ई से इमली, ई से ईख, सदा सत्य की होती जीत। जी मैम, हम करवाए थे बच्चों को, तो सब वो बोल रहा था मैम और करवाइए ना, वो सब रट लिया है। वाह, बढ़िया। और हम जब न क्लास नहीं रहता तो हम बोलते आप लोग गाइए ना, हम सुनेंगे, तो वो क्या बात सब है बोलता है। जी, बच्चों को मजा आता है। वैसे ही एक दो का पहाड़ा, मुझे एक बहुत बढ़िया कविता मिली है, मैंने वो भी ली है। एक गांव में थे दो चोर, चोरी करते चारों ओर, 6 किलो पीते थे दूध, रोज खाते 8 अमरूद। 10 गांव में थे बदनाम, 12 थानों में था नाम, एक दिन 14 थानेदार आए, 16 उन पर केस लगाए, 18 मिल दिया धकेल, 20 साल की हो गई जेल। बच्चों को पूरा पहाड़ा याद हो जाएगा, है ना? बड़ा अच्छा लगा मुझे, तो मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। आप बच्चों को जरूर अच्छी सी कोई ट्यून में सिखाना, अच्छे से गा के सिखाना, दो दो लाइन करके सिखाना, ताकि उनको पूरा याद हो जाए। बड़ा मजेदार है। ठीक है, अच्छा लगा? जी जी मैम। मैम। ठीक है, चलिए अभी इसके बाद हमने ऊपर देखा संयुक्ताक्षर, उसको थोड़ा डिटेल में मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ बताते हुए। आ, दो नए प्रकार के अक्षर जो होते हैं, जब मिलते हैं तब पहले वाले अक्षर के नीचे हलंत लगता है। ठीक है, हलंत मतलब बिना अ के जो अक्षर होता है, जैसे क्ष बोलते हैं हम, तो क के बाद कोई अ नहीं बोलते हैं, सीधा श बोल देते हैं, इसलिए वो साथ में मिलके क्ष बनता है। ठीक है, तो क और श, त और र, त्रिभुज, त्र, ग और य, ज्ञ बनता है ज्ञानी, श और र मिलके श्र बनता है श्रमिक। ये संयुक्ताक्षर मैं आपको पहले ही उसको समझाते हुए क्लियर कर चुकी हूँ। अभी सबको क्लियर है ये संयुक्ताक्षर कैसे बना? क्लियर है? जी मैम। जी मैम। ठीक है, संयुक्ताक्षर के बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। अभी आप लोग जब पढ़ाएंगे बच्चों को तो पहली कक्षा में जैसे हमारे यहाँ पे हिंदी जो है वो सेकंड लैंग्वेज है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, गुजराती मीडियम में पढ़ते तो फर्स्ट लैंग्वेज गुजराती होती है। फिर उसके बाद हिंदी की बारी आती है, तो हमारे यहाँ हिंदी पहली कक्षा के बाद शुरू होती है, इंग्लिश केजी से बच्चे शुरू कर देते हैं। शायद आपके यहाँ पहली से ही बच्चे स्कूल आते हैं तो आप पहली में ही क ख ग शुरू करते हैं। ठीक है, तो जब जी हम मैम। बच्चों को पहली कक्षा में क ख ग शुरू करते हैं तो उनको पहली कक्षा के अंदर क से ज्ञ तक आ जाना चाहिए, सारे स्वर, सारे व्यंजन और सारे संयुक्ताक्षर कैसे लिखना, ये पहली कक्षा में पूरा हो जाना चाहिए बच्चों का। दूसरी कक्षा में बच्चों की सारी मात्राएं, इवन आधा अक्षर जो होता है, जो मैं अभी संयुक्त व्यंजन बता रही हूँ, इसको मिलाकर, तो सेकंड स्टैंडर्ड जब बच्चा खत्म करता है तब तक यहाँ तक हमने अभी जो देखा वो मात्राएं और संयुक्त व्यंजन ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। सॉरी। तो संयुक्त व्यंजन के नियम क्या होते हैं? कोई भी दो व्यंजनों को जोड़ना है तो क्या नियम होगा?
तो कुछ एक व्यंजन ऐसे हैं जिसके पीछे एक खड़ी पाई लगती है, जिसके पीछे हम सीधी लकीर करते हैं। जैसे ग हो गया, ख हुआ, ग हुआ, घ हुआ, च हुआ, म हुआ, है ना, इन सब स है, उन सब के पीछे एक खड़ी डंडी लगती है जिसको खड़ी पाई वाले अक्षर बोलते हैं। तो जितने खड़ी पाई वाले अक्षर है, जब उसको किसी और के साथ जोड़ा जाता है तो उसकी जो पीछे की पाई है उसको हटा देते हैं। उसकी पीछे की पाई, जो उसके पीछे की लकीर है, उसको हटाते हैं तो वो आधा हो जाता है, और उसको अगले के साथ जोड़ के, जैसे स को हम जब स अकेला लिखते हैं अ के बिना तो हम उसको हलंत के साथ लिखते हैं, लेकिन जब उसका संयुक्ताक्षर बन जाता है तो हम उसकी पाई हटा के उसको अगले व्यंजन के साथ जोड़कर लिखते हैं। बोलना दोनों का एक है, बोला आवाज एक है लेकिन लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, हम जब उसको सिर्फ अकेला बताएंगे कि उसमें अ नहीं है, तब उसमें हलंत लगाते हैं उसको, तो इस तरीके से बताते हैं, तो स की पीछे की पाई हट जाएगी। उसके बाद दूसरा नियम है कि मध्य खड़ी पाई, मध्य खड़ी पाई किस में होती है, क में, फ में, है ना, एक लकीर खींचते हैं, उसके दोनों तरफ कुछ आकार बनता है, तो उसको मध्य खड़ी पाई बोलते हैं। तो जब ऐसा होगा तो पीछे वाला जो गोलाई या जो आकार है, जो उसको घुंडी कहा जाता है, तो उस घुंडी को हटाकर उसको दूसरे अक्षर के साथ जोड़ा जाएगा। तो क में पीछे वाला जो क का गोला है उसको हटा देंगे और उसको जोड़ेंगे। ठीक है, और बिना पाई वाले जिसके अंदर कोई भी लकीर नहीं आती है, तो ऐसे अक्षरों को जोड़ने के लिए उसके नीचे हलंत लगता है। नीचे जो लकीर की जाती है उसको हलंत कहते हैं, वो हलंत लगता है। ठीक है, क्लियर है सबको? संयुक्ताक्षर के 3 नियम है। खड़ी पाई हो तो पाई हटाना है, मध्य पाई हो तो पीछे की घुंडी हटाना है, पाई रहेगी, और बिना पाई है तो हलंत लगाना है। किसी को कोई डाउट है? नहीं मैम। क्लियर है सबको? जी मैम। ये संयुक्त व्यंजन के नियम है। ठीक है, मैंने 2 एग्जाम्पल भी दिए हैं, बच्चा, मच्छर, है ना, उसको कैसे जोड़ा जाएगा। संयुक्त व्यंजन में इसके अलावा एक और है, वो है र। र एक ऐसा मतलब वर्ण है, उसके बहुत अलग बहुत सारे स्वरूप हैं, बहुत सारी जगह अलग अलग प्रकार से उपयोग में आता है। अंग्रेजी के अंदर भी जब आप ग्रामर सीखते हैं, जब यदि डिटेल में जाते हैं, तो र के बहुत सारे उपयोग है, अलग अलग तरीके से उपयोग होता है। हिंदी के अंदर भी, हिंदी में 2 तरीके से उसका उपयोग होता है। एक तो हम सीधा र लिखते हैं, वो अ के साथ वो पूरा है। जब उसको आधा किया जाता है तब उसके आधे के भी 2 स्वरूप हैं। एक रेफ की मात्रा लगती है, एक पदेन। रेफ मतलब जब मात्रा सिर के ऊपर लगती है, पदेन जब मात्रा उसके नीचे लगती है। पद में मतलब किसी भी वर्ण के पद में जहां वो नीचे खत्म होता है वहां लगती है तो उसको पदेन कहते हैं, और सिर पे लगती है तो रेफ कहते हैं। क्लियर है सबको? अभी रेफ और पदेन, रेफ का क्या रूल है कि सिर पे लगी है मतलब वो पहले बोली जाएगी। पूर्व, तो हम व से पहले र बोल रहे हैं। ठीक है, पहले जब बोली जाएगी तब वो रेफ होती है, लेकिन पदेन जो होता है वो बाद में बोला जाता है। जैसे प के नीचे लगाया है तो हम प्रेम, PREM यदि हम उसको लिखते हैं, है ना, र का उच्चारण बाद में होता है तो वो पदेन है। क्लियर है सबको? रेफ और पदेन जी मैम। उच्चारण के हिसाब से अलग अलग होगी। ग्रामेटिकल रूल तो अभी थोड़ा और है कि इसका ये कौन सा स्वर आता है, कौन सा व्यंजन आता है, लेकिन हम उसमें हम बच्चों को सिखाने के लिए जो सबसे इजी तरीका है वो ये है। ठीक है, क्लियर है सबको? जी मैम। यस। जी मैम। अभी पदेन के 2 प्रकार हैं, जिसमें भी जो खड़ी हम डंडी लगाते, पाई लगाते हैं, उसके अंदर वो सिर्फ एक तरफ लगती है। लेकिन जो जिसमें पाई नहीं लगाते हैं, जिसमें खड़ी डंडी नहीं आती, वहां पे 2 उसमें लगती है मात्रा, है ना। जैसे प्रेम, ग्रह, ग्राम, उसमें सिर्फ एक तरफ मात्रा लगी है, लेकिन ड्रम, ट्रेन, ड्रामा, उसमें 2 तरफ इस तरीके से मात्रा लगी है।
ठीक है, ये इसके नियम है। पदेन के भी 2 तरीके हैं। जहां पे डंडी आती है वहां पर एक ही मात्रा होगी, जिसके नीचे डंडी नहीं है, जिस भी अक्षर के नीचे गोलाकार है वहां पे 2 तरफ लगेगी वो मात्रा। आप सब लोग इतने टाइम से यूज कर रहे हैं, लेकिन कभी हमने इतना ध्यान नहीं दिया है, राइट? जी मैम, नहीं दिए थे। जब बच्चों को सिखाया जाता है तो ये सारी चीजों के साथ सिखाइएगा। उनको पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पे कैसे लग रहा है, क्यों लग रहा है। ठीक है, जब डंडी है तो एक तरफ लगेगा, जब डंडी नहीं है तो 2 तरफ लगेगा। ठीक है जी जी, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जब आप स्वर सिखा दिए, व्यंजन सिखा दिए, उसके बाद उनको शब्द बनाना आना चाहिए। जब स्वर और व्यंजन एक बार खत्म हो जाते हैं, मात्रा शुरू करने से पहले हम लोग तो ये करते हैं कि कुछ एक स्वर व्यंजन, स्वर सारे पहले खत्म करते हैं और व्यंजन कुछ खत्म करते हैं, और जो कुछ व्यंजन खत्म हो जाते हैं उसके बाद बच्चों को उनसे शब्द बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आपने स्वर खत्म कर लिए, क ख ग घ अंग तक सपोज हो गया, तो बच्चों को उसी में से शब्द आप बनवा सकते हैं। जैसे आ ग, स्वर लिखना आ गया, आ ग लिखना आ गया, तो बच्चा आ ग लिख सकता है ना। ऐसे जो जो शब्द, तो जैसे जैसे व्यंजन क्लास में हमारे आगे बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे हम शब्द ढूंढ ढूंढ के उसके साथ में लिखवाते हैं। तो जब पहली कक्षा में है बच्चा, उसने कुछ एक व्यंजन शुरू कर लिए, तो उसके बाद उसको उसके जैसे एक आग, वो स्वर और व्यंजन को मिला के एक एक शब्द बनते जाते हैं। तो बिना मात्रा के ऐसे शब्द क्लास के अंदर शुरू करने चाहिए। मैंने कुछ एक एग्जांपल दिया है एक आपको, शब्द कैसे बनाना, अलग अलग बहुत सारे शब्द बनाना। तो ये एक तरीका हो सकता है। एक इस तरह का TLM आप बना सकते हैं, 2 गोले बना दिए, उसके अंदर बहुत सारे अक्षर लिखे और एक जगह बना दिए जहां से वो देख सके, ताकि वहां पर कोई शब्द बने। तो बच्चे इसको गोल घुमा के अलग अलग बहुत सारे अलग अलग शब्द बना सकते हैं। जैसे ये कल बनाया, फिर ब को नीचे लाके हम कब बना सकते हैं, र को नीचे लाके क र बना सकते हैं। यदि हम इस तरफ का गोला घुमाए तो र न हो सकता है, र स हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे अलग शब्द बन सकते हैं। तो ऐसा, इसके अलावा आप ये कर सकते हैं, जो हमने यदि TLM में आपने देखा था, मैंने इंग्लिश के अंदर से बताया है कि शीट के बीच में काट के दूसरी एक शीट इंसर्ट करके हम उसको आगे पीछे करके बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ TLM ऐसे बनाइए जिससे बच्चे अलग अलग शब्दों को बना सके, उसको पढ़ सके। या फिर हम एक चीज कर सकते हैं, बोर्ड के ऊपर कोई एक तरफ कुछ एक लिख दिए, दूसरी तरफ दूसरी कुछ अलग अलग अक्षर लिख दिए। उसके बाद बच्चों को बोलो कि इस तरफ का एक अक्षर लो, उस तरफ का एक अक्षर लो, और उसको मिलाकर यदि एक नया शब्द बना सकते हो। आप कुछ एक पहले शब्द ले लीजिए जो कॉमन आते हैं, जैसे क से 3-4 शब्द ले लिए, तो जितने बनते हैं उसके अक्षर सामने लिख दो। जैसे यहाँ पे लिया है कल, कब, कर, कह, कम, कस, क के साथ ऑलमोस्ट सारे शब्द बन रहे हैं। तो ये सारे एक तरफ बोर्ड पर लिखे, इस तरफ इधर वाले बोर्ड पर लिखे, और बच्चे को बोलो कि अब इधर से एक अक्षर उठाना है, इधर से एक अक्षर उठाना है और एक नया शब्द बनाना है। ठीक है, ऐसे कोई भी उठा के एक ही अक्षर के साथ जितने ज्यादा मिला सकते हैं आप, जैसे मैचिंग वाला करते हैं, एक को कितने के साथ आप मिला के नए शब्द बना सकते हैं। तो ये एक खेल हो सकता है क्लास के अंदर, तो बच्चे खेलते खेलते बहुत सारे नए शब्द सीख जाएंगे। पॉसिबल है, कर सकते जी हैं? मैम, पॉसिबल है, कर सकते। जी जी मैम। ठीक जी है। मैम। ऐसे तो TLM है मैम। जी, लेकिन कौन सी कक्षा TLM मैं अभी इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पर हम कौन सा TLM कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे खेल सकते हैं आप क्लास के अंदर, उसका उपयोग जरूर करिएगा। तो जैसी क्लास है, जो भी जरूरत है उसके हिसाब से TLM का उपयोग करिएगा। ठीक है हीरा जी? जी मैम। जी, जब हमने स्वर सिखा लिए, व्यंजन पहली कक्षा के लिए हो गया, अभी दूसरी कक्षा पे आते हैं जहाँ पे हमको मात्राएं सिखानी है। बेसिकली आप सारी मात्राएं जानते हैं, आपको पता है। अभी मैं उसको कैसे सिखाना, कुछ एक एक्टिविटी उसकी बताना चाहती हूँ। जब भी हम मात्रा सिखाते हैं तो बच्चों को सबसे पहले वर्ण विच्छेद सिखाइएगा। जब मात्रा सिखाते हैं या शब्द सिखाते हैं तो पहले बच्चों को वर्ण विच्छेद मतलब वर्णों को विच्छेद करना, अलग करके रखना, ताकि बच्चे उसको पहचान सके कि कौन सी चीज मिलाकर हमने एक शब्द बनाया है। ठीक है, कहाँ पे क्या बदलने से क्या बदलता है।
तो वर्ण विच्छेद एक एग्जाम्पल, सबसे पहले जैसे हम बोलते हैं, मैंने कहा कि क के साथ अ का उच्चारण आता है ना, हर एक व्यंजन के साथ अ का उच्चारण, तो पहले वो लिख कर सिखाइए कि क अ म अ ल अ क म ल, कमल एक पूरा बनता है। ठीक है, ये उच्चारण से भी पता चलता है, तो इस तरीके से लिखकर जोड़ना सिखाया। उसके बाद जब हमने सीख लिया कि एक पूरा वर्ण अ के साथ है, उसको लिखा, उसके बाद उसके साथ मात्राएं, राइट। तो जैसे क, उसमें आ की मात्रा, फिर ग और फिर ज, कागज। ठीक है, ब, उसमें आ की मात्रा बा, ल और क, शब्द क्या बनेगा, तो बच्चा उसको पहले बोलेगा। मात्राएं जब आप सिखाते हैं तब कौन सी मात्रा, स्वर अलग होता है, उसकी मात्रा अलग होती है। तो राइट साइड मैंने आपको दिखाया है कि एक तरफ स्वर लिख डालिए, दूसरी तरफ मात्राएं अलग अलग लिखिए, और फिर बच्चों को बोलिए मैच करिए कि यदि अ लिखा है तो अ की मात्रा कोई नहीं होती है। ठीक है, तो खाली लकीर आएगी, तो इधर सामने अ ही लिखा हुआ है, तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है, वो जिसके साथ लगा है जो भी है वो एज इट इज रहेगा। फिर आ की मात्रा, तो आ की मात्रा उसके सामने बनी हुई, तो बच्चे को बोलो ढूंढो और मैच करो। आप बोर्ड पे बना सकते हैं, आप नोटबुक में लिखवा सकते हैं, आप वर्कशीट दे सकते हैं, या आप जमीन पे लिख के उनको बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ मिला के बताइए। ठीक है, तो मात्राओं की कंसेप्ट देना है, तो बहुत सारे खेल हो सकते हैं। अभी छोटी और बड़ी, एक इसके लिए बच्चों को बड़ी तक गड़बड़ होती है, छोटी की जगह बड़ी लिखते, बड़ी की जगह छोटी, है ना। तो अब उनको कंसेप्ट जब सिखाते हैं, अब जब मात्रा सिखाते हैं, तो बताइए हमारा बायां हाथ है, आप उसको छोटा रखिए, दायां हाथ है उसको बड़ा रखिए। तो बाईं तरफ जो मात्रा जाती है वो छोटी होती है, वो फिर ई की मात्रा हो या ऊ की मात्रा हो, है ना, वो दोनों बाईं तरफ जाएगी। और जो बड़ी मात्राएं हैं, बड़ी ई की वो भी दाहिनी तरफ जाएगी, बड़े ऊ की वो भी दाहिनी तरफ जाएगा। ठीक है, बायां दायां से उनको छोटा और बड़ा, बायां छोटा दायां बड़ा, तो बाईं तरफ से आई वो छोटी मात्रा, दाईं तरफ से आई वो बड़ी मात्रा। क्लियर है। जी मैम। और जी उसके उच्चारण में भी फर्क होता है, उस उच्चारण के फर्क को भी बताइएगा। इस तरह से वर्ण विच्छेद करके शब्द कैसे बनाना, ये कंसेप्ट सेकंड स्टैंडर्ड के अंदर जब मात्राएं सिखा दी, एक मात्रा सिखाई आ की मात्रा, उसका वर्ण विच्छेद करके फिर जोड़ना सिखाया। ठीक है, इसको आप बहुत सारे अलग अलग तरीके से वर्कशीट से कर सकते हैं। आपके पास यदि टीएलएम है, टीएलएम के अंदर उस मात्राएं उसके साथ बना लीजिए, उसको रख के बच्चा एक एक अक्षर को रख के पूरा बना के बताए। ये बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो ये सेकंड स्टैंडर्ड के लिए होगा। ठीक है, एक ये टीएलएम शायद आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, पहले मैंने शायद टीएलएम के वक्त भी ऐसा कुछ बताया था, याद है? यस और नो? जी मैम। बहुत आसान है बनाना। जी मैम। एक सेंटर में आप उसको कोई भी ऑल पिन या कुछ लगा के उसको कर लीजिए, उसके ऊपर आप क ख ग घ सारे व्यंजन लिख सकते हैं, उसकी सारी मात्राएं ऊपर की तरफ है। ठीक है, जी। हमने उस व्यंजन के नीचे भी एक जगह रखी ताकि नीचे आने वाली मात्रा हमको दिखाई दे, और आप इसको एक एक करके रखते जाइए, बच्चों से पूछते जाइए कि अब ये मात्रा आ गई तो अब ये उच्चारण कैसे होगा। क यदि मैंने ऊ की मात्रा के आगे रखा है तो उसका उच्चारण क्या होगा, तो क और ऊ मिलके कु बनेगा। ठीक है, और यदि ओ की मात्रा के तो क और ओ मिलके को बनेगा। तो इस तरह से आप उसको सारे व्यंजन के साथ, किस तरह से, तो मात्रा से हम जाएंगे 12 खड़ी पे, है ना, 12 मात्राओं के साथ जिसको पूरा बोला जाता है, इसलिए इसको 12 खड़ी बोला जाता है। तो 12 अक्षरी ये खत्म हो जाएगी सेकंड स्टैंडर्ड में। हर एक मात्रा के साथ उस मात्रा वाले बहुत सारे शब्द लिखवाना, शायद किताबों के अंदर होंगे, आप लोगों के पास किताबों के अंदर काफी सारे होते हैं, लेकिन जब भी एक मात्रा सिखाई जाती है तो उससे रिलेटेड जितने भी शब्द होते हैं उनको लिखवाना, और उसके बाद उन शब्दों की क्लास के अंदर प्रैक्टिस करवाना। अभी आप जब भी बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो उसका उनके जीवन में कहाँ उपयोग होता है। आप उनको होमवर्क जब दे रहे हैं तो आप उनको बोल सकते हैं कि हमने यदि आज ये मात्रा सीखी, हमने आज आ की मात्रा सीखी, आज आप घर जा रहे हैं तो घर में जितनी चीजें रखी उनको देखिएगा किस किस के नाम में आ की मात्रा आती है।
उन सारी चीजों के नाम लिख कर लाइए। आपके घर में कितने लोग हैं, उनके नाम है, उनके किसके नाम में ये मात्रा आती है, आप उसको लिखिए। बहुत सारे फूलों के नाम है, हमने जो मात्राएं सीखी उसमें किस किस फूल में ये मात्रा आती है, किस किस फल के नाम में ये मात्रा आती है। मैं जनरली हिंदी, हम लोग सीनियर केजी में सब सिखाते थे मात्राएं, मतलब वो पहचान करवाना है। फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में जब सिखाते हैं तो हम कौन से फल में ये मात्रा आती है, कौन से फूल में ये मात्रा आती है, आपके कौन से पसंदीदा रंग में ये मात्रा है। इस तरह से बच्चों की जो चीजें हैं उनके साथ उनको कनेक्ट करना सिखाइए। वो जो चीज देखते हैं, जो चीज यूज करते हैं, उसमें कैसे उसका उपयोग होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? यस और नो? यस मैम। ठीक है, हमने अभी तक किया, भाषा से शुरू किया, भाषा, बोली, मानक भाषा, लिपि। ठीक है, उसके बाद हमने स्वर व्यंजन डिटेल में पढ़ा, व्यंजन, स्वर व्यंजन के साथ में पूरे 52 अक्षरों का डिटेल में क्लियर किया। उसके बाद हमने शब्द और मात्राएं। यहां तक किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? हाँ या ना तो बोलिए। नहीं मैम। नहीं सबको मैम। क्लियर है? नहीं मैम। ठीक है, तो फिर हम आते हैं नेक्स्ट। अभी मैंने जैसे आपसे कहा था कि शब्द जब होते हैं तो शब्दों के प्रकार होते हैं बहुत सारे, है ना, तत्सम, तद्भव, विदेशी, ये वो। तो ये कहाँ से आए हैं शब्द, उसके हिसाब से होता है। इसके अलावा हम जो शब्द प्रयोग में लाते हैं उसके हिसाब से भी उनका बाइफर्केशन है। ये शब्द कौन सा है, हम जब वाक्य लिखते हैं तो हर एक शब्द को बता सकते हैं कि ये शब्द क्या है। जैसे हमने इंग्लिश में किया था पार्ट ऑफ स्पीच, याद है सबको? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, है ना। वही सारा हिंदी में भी है, सेम चीजें हैं, कंसेप्ट वही है, लेकिन उसके नाम हिंदी में अलग है। ठीक है, तो मैंने वही लिया है जिसमें इंग्लिश में भी आता है, तो आप उसको कनेक्ट कर सकेंगे जब बच्चों को भी बताते हैं। तो मैं भी हमेशा मैं इंग्लिश और हिंदी की टीचर को बोलती हूँ कि इंग्लिश वाली जब बताती है तो वो उसका हिंदी नाम बताए, जब हिंदी वाली बताती है तो वो उसका इंग्लिश नाम बताए, ताकि बच्चा, क्योंकि जो सीख रहा है वो दोनों को सीख रहा है, तो उन दोनों को तालमेल हो सके, उसको समझ आ सके। दोनों शब्द अलग नहीं है, दोनों सब्जेक्ट उसके लिए, दोनों चीजें एक है, तो वो दोनों एक साथ उपयोग हो। ठीक है, तो नाउन मतलब संज्ञा। संज्ञा किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था या भाव या विचार का बोध कराता है, तो संज्ञा कहलाता है। हमने इंग्लिश में मतलब उसकी जो डेफिनेशन थी बहुत छोटी थी, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, सिर्फ 4 चीजें थी। लेकिन हिंदी की जो है वो गुण, अवस्था, भाव, विचार, इन सबको ले लेती है। कोई एक विचार है, कोई एक भाव है ना। मैं दुखी हूं, ये भाव है, तो दुखी शब्द क्या हुआ, ये संज्ञा हुआ। वो बहुत खुश है, ये भाव है, तो ये संज्ञा हुआ। ठीक है, किसी का गुण है, कोई ये छोटा है, कोई बड़ा है, किसी का अवस्था है, किसी का गुण है, वो बहुत होशियार है, तो ये कैसा है, होशियार, तो एक मतलब गुण को, ये सारे को मिला के संज्ञा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल दिया है राम, ये एक प्राणी मतलब व्यक्ति का नाम है। कंप्यूटर, ये सॉरी कबूतर, कबूतर एक प्राणी है, कंप्यूटर एक वस्तु है, ईमानदारी एक गुण है। ठीक है, तो ये सारे नाउन है। अभी इसके प्रकार है। अभी सेकेंड स्टैंडर्ड में आप संज्ञा, नाउन बता सकते हैं, दूसरी कक्षा में जहाँ पे बच्चे शब्द बनाना सीख गए। शब्द बनाना सीख गए, दूसरी कक्षा में 2 चीजें सिखाई जाती है, एक संज्ञा और दूसरा क्रिया। मैंने जब अंग्रेजी बताई तब भी मैंने कहा था कि आप नाउन फर्स्ट स्टैंडर्ड में बता सकते हैं, सेकेंड स्टैंडर्ड के अंदर नाउन और वर्ब दोनों बताना है। हिंदी के अंदर क्योंकि हम क ख ग शुरू कर रहे हैं, वहां पे बच्चों को इतने शब्द, मात्राएं काफी सारी है, इसलिए हम दूसरी कक्षा के बाद जाके संज्ञा बताएंगे। इंग्लिश में नाउन हम पहले में बता सकते हैं, लेकिन हिंदी में मात्राओं के बाद हम नाउन पे आएंगे, इसलिए दूसरी कक्षा में जब मात्राएं बच्चे सीख लेते हैं उसके बाद हम संज्ञा पे आएंगे। ठीक है, संज्ञा के प्रकार तीसरी कक्षा में जाके पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 2 ही प्रकार पढ़ाने हैं आपको। पहले 2, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा।
ठीक है। आप में से कितने लोगों को इसकी डेफिनेशंस पता है, कौन सी संज्ञा कौन सी है, कोई बता सकता है मुझे? क्या मैम? संज्ञा के प्रकार कितनों को याद है? मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर देती हूँ ताकि आप बिना पढ़े मुझे बता सके। कोई बता सकता है संज्ञा के प्रकार? जी जी मैम। मैम। ठीक है, कौन बता रहा है पहले? हम सरिता जी राज। सरिता जी, 5 है मैम। बोलिए कौन कौन से? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। बढ़िया। दूसरा कौन बोल रहा था? बहुत बढ़िया सरिता जी। हम मैम। जी बोलिए बबीता बबीता। जी। बबीता मैम। जी बोलिए। जी मैम। वही है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, लास्ट में संबंधवाचक और दरवाचक। नहीं, संबंधवाचक नहीं है इसमें। जी जी मैम। मैंने इसमें संबंधवाचक नहीं लिखा है। हम जो जहाँ तक समूहवाचक। पढ़ा रहे हैं वहां तक हम समूहवाचक तक ही लेंगे। भाववाचक, यस, ठीक है। समूहवाचक, ठीक है, द्रव्यवाचक। ठीक है, अभी संज्ञा पढ़ाने के क्या तरीके हो सकते हैं? आपको सबको संज्ञाएं तो पता है, मैं संज्ञा नहीं समझाऊंगी आपको, कैसे पढ़ाना है। आप किस तरीके से पढ़ाते हैं संज्ञा, बताइए मुझे, मैं जी फिर मैम। बताती हूँ क्या तरीके। जी। जी मैम, जैसे हम संज्ञा बताएंगे अपना यहाँ बच्चों को, हम्म। तो संज्ञा के बारे में जैसे हम बताएं पहले कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाग के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम्म। जी मैम। तो किसी व्यक्ति व्यक्ति का जैसे राम है तो एक व्यक्ति है। हम्म। वस्तु जैसे कोई स्कूल में जो है वहां सामान उसी का हम बता देते हैं, जैसे कुर्सी है, टेबल है, तो वो वस्तु हो गया। जी। कहीं स्थान जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तो ये स्थान का नाम हो गया। जी। तो इस तरह हम बच्चों को बताते हैं संज्ञा। ठीक है, जी बढ़िया। मैम। और कोई? जितना हम देखते हैं मैम वो सब संज्ञा है। जी जो हम आंखों से देख रहे हैं सब संज्ञा है। नहीं, भाववाचक संज्ञा हम देख नहीं सकते हैं, फिर भी हम है संज्ञा वो। भाववाचक संज्ञा इस को झुठला देती है। जो चीज हम देख नहीं सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, वो भी संज्ञा है ना? खुशी, दुख, ईमानदारी, होशियारी, ये सब संज्ञाएं हैं। किसी के पास कोई और तरीका है बच्चों को संज्ञा सिखाने का? चलिए मैं कुछ बताती हूँ। हमारे यहाँ पे गुजरात में, मैंने शायद पहले भी कभी आपसे बात की होगी, एक बहुत बड़े शिक्षाविद हो गए, उनका नाम है गीजूभाई बधेका, है ना? उनको मुछाड़ी माँ, मतलब मूछ वाली माँ कहा जाता है। जैसे माँ प्यार करती है वैसे ही वो बच्चों से प्यार करते थे। और उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं और बच्चों के लिए किताबें लिखी है। उन्होंने माँ बापों के लिए किताबें लिखी कि माँ बाप को बच्चे के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने शिक्षकों के लिए किताब लिखी कि शिक्षकों को बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए। उन्होंने एक सरकारी स्कूल में एक चौथी कक्षा को लेकर 1 साल के लिए एक प्रयोग किया था कि मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, जो भी मतलब रेगुलर तरीका है वो नहीं, मैं अपनी तरीके से कुछ एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाऊंगा। और फिर उसके बाद मैं कोई मेरी एग्जाम मेरी तरीके से होगी। आपको जो चेक करना है, उन्होंने मतलब एजुकेशन ऑफिस में जाके परमिशन ली, उस स्कूल में गए, वहां पे उन्होंने एक कक्षा चूज कर ली, उसको पढ़ाना शुरू किया। उनका तरीका बहुत अलग था। उन्होंने उसके ऊपर, उस पूरे 1 साल में उन्होंने जो किया उसके ऊपर एक किताब लिखी है। उन्होंने सारे पारंपरिक तरीके छोड़ के पूरा एक्टिविटी बेस, सब हर रोज वो बच्चों को सिर्फ एक्टिविटी करवाते थे और उससे उन्होंने 1 साल में बच्चों को बहुत कुछ सिखाया। उस किताब के अंदर उसको दीवा स्वप्न नाम है, गुजराती में है किताब। उस किताब के अंदर से मैंने जो पढ़े तरीके बहुत अच्छे, मैं आपको बताना चाहती हूँ। उसमें उन्होंने जो संज्ञा है वो बच्चों को कैसे सिखाई थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बच्चों को बोला, बहुत सारी चीजें सामने रख दी, बाहर से उन बच्चों को बोला
कि आप कल अपने घर से अपने खिलौने, अपनी पसंदीदा चीजें, आपको जो सबसे अच्छा लगता है वो सारी चीजें लेके आना। बच्चे बहुत सारी चीजें अपने साथ लेके आए, वो सब उन्होंने कक्षा में आगे सामने रखवा दी। वो खुद भी बहुत सारी चीजें लेकर आए थे और उन्होंने बहुत सारा एक मतलब मेला जैसे लगा दिया क्लास के अंदर, सामने दीवार के आगे सारी चीजें फैला दी। फिर उन्होंने सब बच्चों से कहा कि अब जाओ और एक काम करो, आपको ये सोचना है कि आपके सामने जितनी भी चीजें हैं वो चीजें आपसे बात कर सकती है। तो आपको क्या करना है, उन चीजों से जाके उनका नाम पूछना है। आपको जाना है वहां पे, यदि ग्लास रखा है तो आपको उससे पूछना है कि तुम्हारा नाम क्या है, और फिर आपको उसकी जगह से खुद जवाब देना है कि मेरा नाम गिलास है। तो आपको उसको लिख लेना है कि उसका नाम क्या है, तो गिलास है। ऐसे जाके सारी चीजों से जाओ और उनके नाम पूछो और लिख कर लेके आओ। और फिर ढूंढ के बताओ कि ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको जवाब नहीं दिया। ठीक है, अभी बच्चे, उसके बाद उन्होंने बच्चों चीजों के साथ कर लिया, फिर सामने कुछ बच्चों को बिठा दिया और फिर बोला जाओ अब इन सारे बच्चों से नाम पूछ के आओ। वो सारे पूछ के आए। फिर उन्होंने कुछ चित्र निकाले, कुछ किताबों में से चित्र लेके आए थे, उसके अंदर पशु पक्षी थे। उनसे कहा कि जाओ उन सब के नाम पूछ के आओ और उन सब के नाम लिख के आओ। तो बच्चे बहुत सारी लंबी लिस्ट लेकर आ गए, सबके नाम पूछ पूछ के लिख कर लेकर आ गए। फिर उन्होंने सबसे पूछा कि तुम्हारे मतलब दादाजी कौन से गांव से है, तुम्हारे मामा कहाँ रहते हैं, तुम्हारे चाचा कहाँ रहते हैं, तुम कौन से शहर घूमना चाहते हो। जैसे बहुत सारे शहरों के नाम आ गए, सब बच्चों ने नाम लिख लिए। जब उनके पास बहुत सारी लिस्ट बन गई लंबी बड़ी, तब उन्होंने उनको कंसेप्ट दिया। पहले उन्होंने एक्टिविटी करवा ली, फिर उन्होंने कंसेप्ट दिया कि आपने जो कुछ इतना कुछ लिखा है, ये जो सारा है, आप जब किसी से पूछे और वो अपना नाम बताए तो वो सारी संज्ञाएं हैं। इसको संज्ञा कहते हैं। किसी का नाम, किसी को किस तरीके से जाना जाता है, कैसे हम पहचानते हैं कि ये क्या है, वो उसका नाम है। वो ये जो नाम शब्द है उसको संज्ञा कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने उसमें एक वचन, बहुवचन या कौन सा किस तरीके से होगा, उसके लिए वो बाद में आगे गए। तो पहले ये कंसेप्ट उन्होंने किस तरीके से खेल खेल में दिया। ठीक है, तो हम जिसका नाम ले सकते हैं, हम जिसको बुला सकते हैं, तो हर चीज अपनी तरीके से। तो बच्चों को बड़ा मजा आया। वो बोलते हैं उसने मुझे अपना नाम ये बताया, मतलब बच्चे सोच रहे हैं कि वो चीज बोल रही है और अपना नाम बता रही है। बच्चों को थोड़ा सा एक एक्टिविटी बेस्ड लगता है, कुछ चीज अलग लगती है। ठीक है, सारी संज्ञा आपको पता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के विशेष नाम को कहते हैं ना, जैसे कलकत्ता, दिल्ली। जातिवाचक संज्ञा किसी पर्टिकुलर जाति का बोध कराता है। हम किसी एक चीज को, ऐसी चीज बहुत सारी हो सकती है ना, कुर्सी, टेबल, मोबाइल, लड़का, लड़की, कोई भी। कलेक्टिव नाउन जो कलेक्शन, किसी ग्रुप को बताता है, किसी समूह को बताता है, वो समूहवाचक संज्ञा है ना। गुच्छा, फूलों का गुच्छा है, भीड़ है, बहुत सारे एक साथ है, झुंड है, ये सारे समूहवाचक। मटेरियल, द्रव्यवाचक किसी चीज का नाम है, पर्टिकुलर वस्तु बताती, द्रव्यवाचक। ठीक है, उसके बाद भाववाचक जो भाव बताते हैं, तो ये संज्ञा। अभी एक दो खेल और हैं जो आप संज्ञा के लिए खेल सकते हैं। एक तो जैसे मैंने बताया जो गिजूभाई बधेका का एग्जाम्पल। इसके अलावा हम लोग जब छोटे थे तब हम एक खेल खेलते थे। मतलब उसमें नाम लिखने होते थे। कोई भी एक बच्चा बैठता था, वो कोई भी एक अक्षर बोलेगा। जैसे मैंने बोला प, तो अभी उससे सारे लोगों को एक व्यक्ति का नाम लिखना है प से, किसी एक वस्तु का नाम लिखना है, किसी एक फूल या फल का नाम लिखना है, और किसी एक शहर का नाम लिखना है। हम उसमें फिर थोड़ा सा बढ़ा देते थे, किसी सिनेमा का नाम लिखना है, ऐसा करके। ये बच्चों के साथ मैं क्लास में बहुत खेली हूँ, बच्चे बड़ा मजे से खेलते हैं। तो जब आप नाउन सिखाते हैं तो एक्टिविटी करवाने के लिए, तो कोई एक आप लेटर दीजिए। म दिया तो म से एक वस्तु का नाम बोलो तो मटका, म से एक जानवर का नाम बोलो मगरमच्छ, म से एक फूल का नाम बोलो तो मालती, है ना। आप ऐसे म से एक शहर का नाम बोलो मुंबई। तो एक एक लेटर देके ऐसे खेल आप क्लास के अंदर बोर्ड पे ऐसे खिलवा सकते हैं। आप लेटर लिखिए, बच्चे उसके चार चार नाम लिखेंगे, कौन कितना सही लिख सकता है, कितने ज्यादा लिख सकता है। ऐसे ही हम लोग एक गुजराती में होता है फफू शाश, हम बोलते हैं, मतलब फल, फूल, सब्जी और शहर। सिर्फ इन चार के नाम लिखना है, तो हर एक लेटर से इस तरह से लिखना है। तो ये एक तरीका हो सकता है बच्चों को संज्ञा सिखाने का। ठीक है, इसके बाद जो आज का मेरा लास्ट है वो है क्रिया।
क्रिया मतलब वर्ब। क्रिया की पहचान कैसे करवाते हैं? आप लोग क्रिया सिखाते हैं? यस मैम। क्रिया की पहचान आप कैसे करवाते हैं? कोई भी बच्चा क्रिया शब्द कैसे पहचानेगा? मैम जैसे कि काम को ही क्रिया बोला जाता है ना, तो उसी तरह बोलते हैं, काम जैसे को क्रिया लिखना। बोला जाता है, लेकिन कोई भी हाँ। क्रिया का शब्द है उसकी पहचान क्या होती है? मैंने शायद आपको वर्ब के वक्त भी बताया था। जैसे वह जा रहा है तो जा रहा है तो वह क्रिया नहीं हुआ मैम। जाना क्रिया है, जाना क्रिया है। मैं जी मैंने मैम, बताया जैसे था मैं जिसके पीछे ना आता है ना, सामान्य रूप में जिसके पीछे ना आता है। बोलना, जाना, जी आना, हंसना, खाना, पीना, बैठना, उठना, सब लेना, देना, है ना, ये वो लिस्ट सब बहुत क्रिया है। लंबी है। तो क्रिया की जी पहचान मैम। क्या है? उसका जो सामान्य रूप होता है उसके पीछे ना आता है उसको क्रिया कहते हैं। ठीक जी मैम। है ना? बोलना, उठना, चलना, खाना, पीना, बैठना, मारना, देना, लेना, पूछना, कहना, बिठाना, खेलना, बहुत बहुत सारे, तैरना, कूदना, ये सारी क्रियाएं हैं। ठीक है, जिसके पीछे ना आता है। एक्शन वर्ड्स, ठीक है। अभी इसमें धातु रूप मतलब जो बेसिक शब्द होता है, उसके बाद उसमें बहुत सारी क्रियाओं में, शब्दों में बदलाव आता है। उसका असर बहुत सारा होता है। इसमें जैसे लिंग से फर्क पड़ेगा, जा रहा है, जा रही है, जाती हूँ, जाता है, जाते हैं, है ना। वचन से फर्क पड़ेगा, लिंग से फर्क पड़ेगा, काल से फर्क पड़ेगा, जाएगा, जाना है, जा रहा है, ठीक है, गया। तो क्रिया जो होती है उसके ऊपर बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ता है, उसके हिसाब से क्रियाएं बहुत सारे, तो क्रियापद बहुत सारे बदल जाते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिक जो रूप होता है उसमें पीछे ना आता है। अब आपको क्रिया सिखाना है बच्चों को, तो किस तरीके से आप सिखाएंगे? क्रिया क्या है? जाके भाषण नहीं देना है, आपको क्लास में जाना है। किसी भी बच्चे को, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे हाँ, आप क्लास में गए, आप किसी को बोलो खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, दूसरे को बोलो रो के दिखाओ, किसी को बोलो हंस के दिखाओ, किसी को बोलो कूद के दिखाओ, है ना, किसी को बोल, तो आप अलग अलग चीजें करने को बोल रहे हैं। उसके बाद बताइए कि इसने ये हंसा, ये रोया, ये बोला, ये कूदा, ये खड़ा हुआ, ये बैठा, तो ये जो सारे काम किए ये सारी क्रियाएं हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी करने को बोल सकते हैं। ऐसे ही कुछ खेल होते हैं हमारे, बहुत सारे ऐसे खेल होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर भी क्रियाएं आती है। एक खेल होता है पासिंग द पार्सल, है ना। बॉल होता है, वो पास होता है, म्यूजिक चलता है, तब तक जाना, जहां म्यूजिक रुका जिसके हाथ में बॉल रह गया, फिर उसको कुछ करके दिखाना है, तो उसको कुछ क्रिया करनी है। तो एक इस तरीके से खेल के माध्यम से आप सिखा सकते हैं, आप क्लास में सर से एक्टिंग करके। आप, एक और तरीका होता है, आप कुछ एक्शन करिए और बच्चों को बोलिए ये क्या था बताइए। आप रोने की एक्शन करेंगे तो बच्चे बताएंगे ये रोना है, आप रो रहे हैं। आप हंसने की एक्शन करिए, बच्चे बताएंगे आप हंस रहे हैं, है ना। आप ताली बजाइए तो बच्चे बताएंगे आप ताली बजा रहे हैं, तो ताली बजाना ये एक क्रिया हुई, रोना एक क्रिया हुई, हंसना है। तो करके बताए और बच्चों को बोलिए बताइए मैं क्या कर रही हूँ। फिर उनको कंसेप्ट दीजिए कि ये सारा जो भी कर्म हुआ, ये सारी क्रियाएं हैं, ये काम जो हो रहा है इसको क्रिया बोलते हैं, इसको वर्ब बोलते हैं। ऐसे ही बहुत सारे खेल होते हैं। एक इसके पहले भी मैंने शायद बताया था, इंग्लिश में बताया था, तब कहा था लीडर सेज, नायक कहता है ना। नायक कहता है खड़े हो जाओ तो सबको खड़े होना है, नायक कहता है बैठ जाओ तो सबको बैठ जाना है, नायक कहता है घूम जाओ तो सबको घूमना है। तो ये सारी क्रियाएं हैं, तो बच्चों को खेल के साथ जब आप सिखाएंगे तो इसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि क्रिया क्या होती है। फिर उसमें रूप कैसे बदलते हैं वो उसके बाद आपको वाक्यों के साथ, है ना। सीता खाती है, राम खाता है ना। बच्चा खेलता है, गरिमा खेलती है। तो ता है, ती है, खेल आगे सही है लेकिन वो पीछे बदल रहा है। रूप कैसे बदलते हैं वो उसके बाद आप उसको और अलग समझा सकते हैं।
ये चीजें दूसरी और तीसरी कक्षा में काम आएगी। जो क्रिया क्या होती है आप दूसरी कक्षा में समझा सकते हैं, इन क्रिया के स्वरूप कैसे बदलते हैं, लिंग का कैसे असर होता है, वो आप तीसरी कक्षा में जाके समझाएंगे। उसको भी एक्टिविटी के साथ, बहुत सारी वर्कशीट के साथ, क्या बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल जब बच्चे सीख जाएंगे, लिंग क्या होता है, वचन क्या होता है, उसके बाद क्रिया के रूप जो है वो आप उसको समझा पाएंगे। इज दैट क्लियर? जी मैम। ठीक है, मैंने काफी सारा टाइम ले लिया है आज, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं आपको क्लियर करूं। अभी मुझे आज आप बताएंगे, एक तो जो आज मैंने बता दी उसमें कहीं आपको तकलीफ है कुछ समझने में तो बताइए। इसके अलावा मैंने आज कुछ एक तरीके बताए कि ये चीज कैसे सिखाई जाए क्लास में। इसके अलावा यदि आपके पास कोई तरीका है सिखाने का तो आप हम सबको शेयर कर सकते हैं, ठीक है? जी, हीरा देवी आपसे शुरू करेंगे। हीरा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी जी मैम। हेलो। जी जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। ओके मैम, कर दिया। जी हीरा जी बोलिए। मेरा आवाज जा रहा है? हेलो, जी मेरा आवाज जा रहा है? हाँ, आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है लेकिन आ रही है। चलिए हीरा जी, आप एक बार फिर से ज्वाइन करिए, तब तक हम आगे बात करते हैं। सविता कुमारी। सविता कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम आज का वेबिनार तो बहुत अच्छा लगा, और जैसे आपने बताया संज्ञा बच्चा लोग को हम भी बताएं, और जैसे आ मेकर आ जो है ना, स्वर में जैसे बच्चों को हम हाथ से बता रहे थे कि जैसे कि आ है तो ऐसे ऐसे करना है, अमे आकर आ जी है तो एक हाथ को करना है, ऐसे ई है तो बढ़िया। हम ऐसे बता रहे थे बच्चा लोग को, जी तो जी अच्छा से याद कर रहे थे। जी बहुत बढ़िया। जी, वो भी एक तरीका है बच्चों को सिखाने का। जी हाथों मैम। की से मात्राएं सारी बताई जाती है, दैट इज ट्रू, बिल्कुल सही बात है। बहुत बढ़िया सविता जी। जी। और जैसे अक्षर का भी बताएं, अक्षर वाला भी बच्चा लोग को जैसे बताते हैं कि का से कितना अक्षर मतलब अपने से कि क्या हो सकता है, क्या बना सकता है, का से क्या हो सकता है, तो बच्चा लोग को बोलता है कबूतर, तो बोले कबूतर ही हो सकता है और कुछ नहीं। फिर अपने याद करता है तो बोलता है कल भी हो सकता है, जी काम भी हो सकता है, इस प्रकार जी मतलब व्यंजन बताते हैं बच्चा लोग। बढ़िया। व्यंजन और संज्ञा तो बच्चा लोग को बताओ क्लास में, तो बच्चा लोग याद भी कर ली, जब भी पूछते हैं बता देता है। जी और बताएं जो आज हम लोग को गीत के माध्यम से बच्चा लोग को वो हम बताएंगे, हमको बहुत अच्छा लगा पहाड़ा जो बताएं, जी और लर्न वाला बताएं वो गीत, वो भी बताएंगे बच्चा लोग को, इंटरेस्ट से याद करेगा उसको। जी जी बहुत बढ़िया सविता कुमारी, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा तरीका बताया हाथों से मात्रा वाला, और उसका एक शायद वीडियो भी मैंने देखा है, मुझे मिल जाता है तो मैं ग्रुप में शेयर जरूर करूंगी। जी मैम, वो हम वीडियो देखे हैं, और फिर कोई जी शेर भी, सर विजय विनय क्या नाम है, वही सर। जी जी तो मंत्री सर।
ओके, ठीक है। यदि आपको लिंक मिले तो शेयर करिएगा ताकि बाकी सब लोग भी उसको देख सके। जी मैम, हम लोग भी देखे, डांस करके किए थे। चलो को सिखाएंगे, एक दिन सिखाए थे तो वीडियो नहीं बनाए थे, लेकिन अब हम वीडियो बनाएंगे तो जरूर डालेंगे। ठीक है, चलिए सरिता राज जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जी मैम, आज का वेबिनार तो बहुत अच्छा लगा मैम। कुछ तो पहले से जानकारी थी, लेकिन फिर अब और जानकारी मिल गई आपसे। बच्चों को बताऊंगी। और यही मैम, जैसे संज्ञा तो हम बच्चों को अभी आप बता दिए कि इसी तरह हम बच्चों को बताते थे, लेकिन और अच्छा से अब बताएंगे। फिर यही स्वर और व्यंजन के बारे में बताएंगे बच्चों को। जी, जी आपका कोई मैम, अलग आज तरीका हो तो बताइए भाषा सरिता जी। भाषा है, भाषा कितने प्रकार के होते हो बताएंगे कि भाषा लिखित और मौखिक किस तरह जी होता है, लिखित में किसे बोला जाता है और मौखिक में, ये सब बच्चों को बताएंगे मैम। जी जी मैम। जी, आपका कोई अलग तरीका हो तो बताइए ताकि हम सब लोग भी सीख सकें। मैम तो जैसे क्रिया ने बताए, तो क्रिया में जैसे हम लोग को जो सारा सचिव हो तो एक्टिविटी के माध्यम से एक बार बताए थे। तो जैसे कि मौन धारण से बताए थे कि मौन रखना है, और तू जैसे कोई भी कुछ काम कर रहा है तो कोई हंस के दिखा रहा है, कोई ब्रश करके दिखा रहा है, कोई झाड़ू लगा के दिखा रहा है, कोई नहा के दिखा रहा है। जी, तो उस तरह मौन धारण की एक्टिविटी हम लोग जैसे सर करवा बढ़िया रहे थे, तो बच्चों को करवाते हैं मैम। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीका है। जी बिल्कुल मैम। सही है, बहुत बढ़िया। जी, जैसे बच्चा कर रहा था तो हम लोग बाद में पूछते थे को क्या किया, तो ब्रश किए हैं, तो कोई बाल धो रहे हैं, जी कोई झाड़ू लगा रहा है, तो कोई हंस के दिखा रहा है। इस तरह जी मतलब मौन धारण करके बच्चा मतलब अपना अपना एक्टिविटी दिखा रहा वाह, बहुत बढ़िया तरीका है, वेरी गुड। है। जी मैम। जी धन्यवाद सरिता जी, बहुत अच्छा तरीका बताया। जी मैम, थैंक यू। जी, नेक्स्ट है पिंकी कुमारी। पिंकी जी, आप सुन पा रही हैं हमको? जी पिंकी जी। जय हिंद मैम। हेलो। जी पिंकी जी। हम अपने बच्चे को बता सकते हैं किसी भी भाषा को, वर्ण, विचार, क्रिया जो पहले बता सकते, उसके बाद उसका क्रिया भी बता सकते हैं। पिंकी जी आप म्यूट। पिंकी जी अनम्यूट करिए फिर बोलिए। जी पिंकी कुमारी, पिंकी जी आप म्यूट हो गई हैं। अनम्यूट करो। जी पिंकी जी। हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं पिंकी जी। शायद तो इनका टेक्निकल इशू लग रहा है। चलिए सावित्री कुमारी। जय हिंद मैम। जय जिनेन्द्र। मैम, हम अपने बच्चों को भाषा बताएंगे। जो हमारे मुंह से निकलता है आवाज,
आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। जी फिर भाषा के प्रकार बताएंगे, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जो हमारे मुंह से निकलता है उसे मौखिक भाषा, और लिखित जी भाषा जो लिखते हैं। जी फिर बोली बताएंगे। जी फिर लिपि बताएंगे, जो आप बताएं लिपि में जो देवनागरिक। जी फिर संज्ञा बताएंगे मैम, और संज्ञा के प्रकार बताएंगे कि संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। जी और स्वर और व्यंजन बताएंगे मैम। जी सावित्री जी, आपके पास कोई ऐसी एक्टिविटी है जैसे इन लोगों ने हमको बताई, कुछ अलग तरीका हमको नया मिले? अलग वही नहीं जानते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। धन्यवाद सावित्री जी। नेक्स्ट है गुड़िया कुमारी। नमस्ते मैम। नमस्ते। पहले हम लोग तो जैसे व्याकरण पढ़ाते थे बच्चा लोग को, पर आप जो बताए उस तरह आप सब ये करेंगे। जैसे क्रिया, क्रिया में मतलब उठा उठा पहले के सबका मतलब किसी को रोना, किसी को मतलब लिखना, इस तरह करवा के उसके बाद फिर बाद में बताएंगे कि ये सब का काम है, ये सब क्रिया का। तो फिर इधर बोले कि संज्ञा, संज्ञा में भी पहले दिल्ली इस तरह मतलब नहीं, किसी व्यक्ति के नाम ले ले, वस्तु के नाम ले ले, किसी किसी को चित्र मतलब ये करके दे के ये कर लेंगे। उसके बाद बोले कि ये सब ये संज्ञा में आता है। फिर मात्राएं फिर इसी तरह करवाएंगे। और फिर भाषा के बारे में भी बताएंगे कि भाषा किसे कहते हैं, और फिर मौखिक भाषा किसे बोला जाता है और लिखित भाषा किसे बोला जाता है। जी जी गुड़िया जी, कोई आपका स्पेशल तरीका, कुछ अलग तरीका? कुछ ऐसा तो नहीं है, पर हो जाए तो फिर वीडियो डालेंगे। ठीक है, अच्छी बात है गुड़िया जी, धन्यवाद। आशा थैंक देवी। यू। आशा जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आज का वेबिनार बहुत अच्छा लगा मैम, और जो बताएं प्रक्रिया वो सब बताए हैं, लेकिन इतना अच्छा से बताएंगे। और जो मात्राएं बताए हैं, जिस प्रकार आप बताए हैं उस प्रकार बताएंगे। ठीक है। और क्रियाएं बच्चे को बताए हैं तो समझ में उनको नहीं आया है, जिसके माध्यम से आप बताएं उस माध्यम से बताएंगे। ठीक और है। भाषा, जैसे कि भाषा हम आदान प्रदान करते हैं ना मैम, तो भाषा मौखिक और लिखित बताने जी पर वो नहीं जानते कि मौखिक किसको बोलते हैं। तो जो हम बातें करते हैं या कोई चीज मतलब किसी के बारे में बोलते हैं वो मौखिक हो गया। जो लिखने के लिए जी बोलते हैं वो जी लिखित हो गया। वो जी भाषा फिर उन लोगों को समझाएंगे। ठीक है। आशा जी, आपका कोई अलग तरीका है कुछ बताने का, पढ़ाने का, जो हमको काम आए? और जो मात्राएं लेकिन करके वीडियो भेजेंगे। ठीक है। ठीक है आशा जी, धन्यवाद। यशोदा देवी। थैंक यू मैम। थैंक यू आशा जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम हम बच्चा को मतलब सिखाएंगे पहले भाषा। भाषा मनुष्य द्वारा अपने विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। जी
उसके बाद भाषा के प्रकार सिखाएंगे, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है। उसके बाद व्याकरण के मुख्य 3 अंग आप जो बताए, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, वो बताएंगे। और स्वर वर्ण बोले थे आप 11 और व्यंजन वर्ण 33 वो बताएंगे। और खड़ी पाई हटाकर जोड़ने के लिए जी और मध खड़ी पाई को घुट्टी हटाकर जोड़ने के लिए बताएंगे। जी और रेप की मात्रा बताएंगे, जैसे कि नर्त, नर्तक, दर्पण, इस तरह मतलब जी शब्द। जी और परदेन की मात्रा, जी चक्र, गगन, प्रकाश, ब्रह्मन, ग्राम, मतलब इसी तरह बताएंगे मैम। और मात्राएं बताएंगे, टीएलएम से तो मात्राएं बताते थे, जो स्कूल का टीएलएम रहा वहीं पे हाँ। मतलब उपयोग था वही। अच्छा जी मैम। जी, बढ़िया यशोदा जी, आपने काफी सारी चीजें कवर की, अच्छे से आपने सब नोट किया है। जी मैम, और शब्द ही बताएंगे आप, सब जो मतलब टीएलएम जैसे शब्द बताएं कि जी टीएलएम द्वारा मतलब क्या बनाना है, कल, पर, नल, सब जी मतलब वो शब्द बनाने के लिए वो वाला भी प्रयोग करेंगे। जी, बढ़िया। जी मैम। जी जी, धन्यवाद यशोदा जी। बबीता जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। आवाज जा रहा है मेरा मैम? आ रहा है, आ रहा है। जैसे मैम पहले तो भाषा बताएंगे मैम बच्चों को। जी भाषा कितने प्रकार के होते हैं, जैसे भाषा 2 प्रकार के होते हैं, मौखिक तो मौखिक जैसे एक दूसरे को बोल के, जी लिख के करेंगे। बोली आपका दादाजी किस तरह बोलते हैं, आपका नाना घर किस तरह बोलते हैं, वो जी सब बच्चों को पूछेंगे ये क्या है, ये बोली है। जी, उसके बाद बताएंगे लिपि। लिपि मतलब देवनागरी होता है। हिंदी का इस देवनागरी लिपियां बहुत सारी हैं। जी। जी और माला भी बताएंगे मैम, कहाँ से क्या आवाज निकलता है, जैसे कख कहाँ से कंठ से निकलता है, तो जी चछ तालु से जी निकलता है, ये सब जी बताएंगे। मात्राएं भी बताएंगे मैम। अब 12 कड़ी भी बताएंगे, ऐसे बताते हैं। जी और जैसे 2 अक्षर चक्री बना के, जैसे है मेरे विद्यालय में मैम, जैसे अक्षर चक्री, जैसे अक्षर से हम अक्षर जोड़ेंगे, एक चित्र दिखा के, हाँ चित्र भी दिखाएंगे कि जैसे हल 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 किस तरह दिखाता जी है, किस तरह लिखाता है, जी उस तरह बताते हैं बच्चों को, उस तरह भी बना के वो बताएंगे। आप बताए ना अक्षर चक्री जैसा ही आप दो ठो दिखाए। और संज्ञा भी बढ़िया। बताएंगे ना। जी और संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, क्रिया क्या है, क्रिया भी बताएंगे। ये सब बताएंगे मैम। आपने बहुत ठीक है अच्छा से बताए, अच्छा भी लगा। थैंक यू मैम। थैंक यू बबीता जी, धन्यवाद। जी मंजू जी। जय जिनेन्द्र में जय जिनेन्द्र। हम तो पहले जैसे तैसे बताए हैं सारा कुछ, मगर आपके माध्यम से जो सीखे हैं उसके माध्यम से हम बताएंगे और अच्छा से डिटेल से। संज्ञा हम बताए थे पहले, जैसे हम बोले थे बच्चों को बल अपना घर में कितना व्यक्ति है उनका नाम लिख के लाइए, बढ़िया। और आपके घर में कितना बर्तन है वो सब लिख के लाइए, और आपके घर में कौन कहाँ जाता है, मतलब किसी जगह काम करने के लिए हो तो आप उनका जगह का नाम लिख के लाइए। तो क्या बात है। बच्चे लिख के भी लाए थे। तो इसके माध्यम से हम बताए थे, और जो व्यंजन है वो भी बताए थे। जैसे फिर स्वर्ण वर्ण बताए थे गाना के माध्यम से, तो अभी बच्चा भी मेरा रट भी रहा है और फिर बोल भी रहा है, तो रोज वो सब सुनाता भी है ताकि बढ़िया। भूले नहीं। और व्यंजन जो है एक दूसरे को जोड़ के बनाना, वो भी हम बताए हैं, बच्चों को भी देते हैं
जी एक अक्षर है तो दूसरा अक्षर यहाँ पर लगाइए आप और लिख के लाइए। ऐसा जी बच्चा भी करता है मेरा, ये लिख के भी लाता है। तो बोल, जी जब किसी दिन हमको अच्छा नहीं लगता, नहीं देते तो बोलता है मैम दीजिए ना, हम बना के ले आएंगे, मैम आप सिर्फ बोल बढ़िया, दीजिए ना, हम बना के ले आएंगे। तो क्या हम बात बोल है, देते हैं, वो सब बना के लाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सिर्फ खेल नहीं खिलवाए हैं कि इससे आप ऐसे खेलिए, ये हर्षई दुर्गई वाला खेल नहीं खिलवाए हैं, मगर बनाता है। ये मैं जी हम अपना स्कूल में प्रयोग करेंगे जी खेल के माध्यम से, कि मेरा दायां हाथ है हर्षई, मेरा बायां हाथ है दुर्गई, ये सब हम बताएंगे बच्चों को। ठीक है। और एक्टिविटी के माध्यम से बच्चा तो बहुत जल्दी पकड़ लेता है, तो हम ज्यादा एक्टिविटी से ही बताते हैं, और ये भी करते जी हैं, गाना वगैरह के माध्यम से भी बताते हैं। बढ़िया मंजू जी, आपसे भी अच्छा तरीका सीखने को मिला है सबको। घर जी से मैम। परिवार वालों के नाम, चीजों के नाम, वो कहाँ काम करते जगह के नाम, बहुत बढ़िया तरीका है, वेरी गुड। जी मैम, थैंक जी यू। जी, थैंक यू मंजू जी। जी नीता कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम हम बताएंगे जैसे भाषा बोले, भाषा बोली मनुष्य द्वारा अपने विचार की बोली की जाती है, उसे भाषा कहते हैं। उसके बाद बोले कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, मौखिक और लिखित। तो मौखिक जैसे कहते हैं। फिर मानक भाषा बोले, वो भी जी बताएंगे। फिर लिपि व्याकरण बोले, लिपि व्याकरण के बारे में भी बताएंगे। फिर जी व्याकरण के मुख्य 3 अंग होते हैं, जैसे कि वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ये जी सब तीनों बताएंगे। और जी फिर आपने बोला कि व्यंजन और स्वर। तो स्वर जैसे होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। और फिर बताएंगे मैम संयुक्त व्यंजन। जी और उसके बाद आपने बताया फिर जैसे कि स्वरमाला गीत। स्वरमाला गीत जी में भी हम अनार के दाने लाल लाल बोले ना, जी वो जी वाला जी। बताएंगे। वो वाला वीडियो शेयर कर दीजिएगा, हम बताएंगे बच्चों को। उसका वीडियो नहीं और है कोई, ये मैं पीडीएफ आपको शेयर करूंगी, जो मैंने जी अभी मैम दिखाई वो पीडीएफ। पीडीएफ जरूर शेयर करूंगी, आप उसको यूज करिएगा। जी मैम पीडीएफ से हम कविता लिख लेंगे और बच्चों को ठीक है। बताएंगे। जी और फिर मात्राएं भी बताएंगे। जी जी मैम। उसके बाद फिर आपने बोला कि संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु या स्थान को संज्ञा कहते हैं, वो भी बताएंगे। फिर ठीक क्रिया है। बताएंगे। जी जी मैम। जी जी। मैंने बहुत सारे, देखिए नॉलेज आपको ये सब है, लेकिन इसको कैसे पढ़ाना, जी कैसे क्लास के अंदर ऐसे बनाना कि बच्चे सीखे, वो सारी एक्टिविटी जरूर करवाइएगा आप। जी मैम पढ़े भी है लेकिन भूल गए थे, अब फिर याद अभी हो याद गया। आ गया। जी जी बढ़िया। जी धन्यवाद नीता जी। जी मैम मीना। थैंक यू। जी, मीना देवी बेड़ी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम जो आज बताएं वेबिनार में तो बहुत अच्छा लगा मैम, जैसे कि स्वर्ण और व्यंजन और जैसे हम लोग बताते थे मैम, लेकिन आज सीखे तो बहुत ही अच्छा लगा कि कैसे बच्चों को बताना है और कैसे बच्चा सीख जाए, कैसे जी बच्चा वाइफ बनाए उस और कैसे उसको फिर संज्ञा के बारे में बताते थे मैम, लेकिन उतना अच्छा से नहीं बता पाते थे, लेकिन आज सीखे तो उस संज्ञा के बारे में बताएंगे, क्रिया के बारे में बताएंगे मैम। ठीक है। और जो सोन मल्ला को गीत था मैम, उसके बारे में मात्राएं बताएंगे बच्चों को। जी, स्वर वाले मैंने 2 गीत बताए हैं, एक व्यंजन वाला भी बताया और एक पहाड़े 2 का पहाड़ा भी बताया है। वो बहुत अच्छा है मैम, उसको PDF जी मैम। और जो जी रेफ का मात्राएं था मैम, सो वो भी बच्चों को बताएंगे कि कैसे उसका मात्रा लगाया जाता है, सब जी बच्चों को बताएंगे। जी मीना जी, बहुत मैम बढ़िया। जी धन्यवाद थैंक यू मीना मैम। जी। जी
थैंक यू। हीरा देवी, अभी आप बता सकती हैं? जी मैम। जी हीरा जी। मैम बच्चा को सबसे पहले तो भाषा बताएंगे कि मतलब भाषा मनुष्य द्वारा अपने विचार को आदान प्रदान करता है तो उसको जी भाषा कहते हैं। जी और भाषा का दो प्रकार होता है। मौखिक भाषा जो मतलब जो बोलता है जी वो मौखिक भाषा, जो मतलब लिखता है दूसरे उसका को वो लिखित भाषा। जी और मानव भाषा भी बताएंगे बच्चा को। मानक। हाँ, मानक भाषा। जी फिर लिपि व्याकरण है, देव देवनागरी लिपि कहते हैं, ये भी जी बताएंगे बच्चा को। और व्याकरण के मुख्य तीन भाषा जो है मतलब तीन अंक है, जी वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, जी ये भी बताएंगे बच्चा को। और बच्चा को बताएंगे जैसे कि वर्ण विच्छेद, हाँ मतलब जी जैसे वो वर्ण विच्छेद वाला बताएंगे कि उसमें मात्रा मतलब डालने के लिए, जी जैसे कागज अगर लिखने के लिए देंगे बोर्ड में तो जी उसमें जी जैसे क देंगे, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, फिर आकार देंगे, फिर ग देंगे और फिर ज, इस तरह करके। जी हीरा जी। और हीरा जी, आपका कोई अपना तरीका है अलग? जैसे काफी सारे लोगों ने हमको कुछ तरीके बताए, आपका कोई तरीका है जो हमारे काम आ सके अलग? बिना पाए वाला मैं बोल रहे मैम बिना पाए वाला बताएंगे जो मतलब ठीक है। क्या वो जैसे नीचे मतलब एक करने के लिए हाथ नीचे रहता है वो वाला, जी और एक जी पर रहता है ऐसे वाला। जी ठीक है हीरा जी। और जैसे आप दिखाए हैं क्या बोलेंगे वो टीएलएम जो दो अक्षर जोड़ने वाला, जी तो वो भी बताएंगे। जी बहुत बढ़िया हीरा जी, धन्यवाद। अभी और कौन बाकी है जिसने नहीं अपना विचार प्रकट किया? नीरज जी, आपकी मदद चाहिए। जी जरूर मैम। सविता कुमारी जी, अ, शायद आप रह गए हैं, सविता कुमारी। सविता जी से शायद बात हो गई। जी सर, हम आप अपनी अपने बात रखिएगा। हम अपनी बात को रख दिए सर पहले। चलिए चलिए, बहुत अच्छा। बाकी अगर कोई और शिक्षक अपनी बात रखने से रह गया है, या कुछ ऐसी बातें हैं जो उसके मन में हैं और वो पूछना चाहता है, तो ये मंच आपका है। आप अपनी बात को रख सकते हैं। यदि पिंकी कुमारी आप कंफर्ट हैं, अगर आपका टेक्निकल इशू सॉल्व हो गया हो, तो आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। जी बाकी हमें लगता है सभी शिक्षकों की जो भी जिज्ञासा थी आज के सेशन के संबंध में, तो उन्होंने उसका समाधान पूरा किया है। संजय हंसदा, आपकी जी कोई बात हो तो आप अनम्यूट करके रख सकते हैं। संजय हंसदा, चिरकी से। जी शायद हमें लगता है कि उन तक हमारी बात नहीं जा पा रही है। जी आज के सत्र में आपने जो जो सीखा है, आपको अपने शैक्षणिक कार्य के दौरान इन सब बातों का प्रयोग करना है। और
अपने शैक्षणिक कार्य को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना है। और हमारा जो ग्रुप भी बना हुआ है, इसमें आपने जो भी एक्टिविटी कराई हैं वो भी समय समय पर आपको शेयर करनी है। हमारे इस प्रशिक्षण सत्र के दौरान सुखदेव प्रसाद महतो जी और कैलाश अग्रवाल सर, आपने सेशन को पूरा अटेंड किया है। शिक्षकों की प्रस्तुति को भी सुना और उम्मीद है आप उनके प्रभावी शैक्षणिक कार्य को भी जरूर देखेंगे और आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से सभी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सत्र में मिलता रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ हम अपने सत्र को विराम की ओर ले चलेंगे। उससे पूर्व हम पुनः ईश्वर की वंदना करेंगे और सत्र को विराम की ओर ले चलेंगे। सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। बोलिए पंच परम श्री भगवान की जय। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। इसी मंगल भावना के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जोहार, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जितेंद्र मैम। जय जिनेंद्र सभी को।